उसको उसके दोस्तों ने धोखा दे दिया। भाई एस रैंक होने के बाद भी एकदम फेलर था। उसकी असासिन क्लास एकदम बेकार थी। जब सबसे पावरफुल एस रैंक बॉस सामने आया तो सबने उसको बकरे की तरह बेट बनाकर यूज किया, पर जब उसने देखा कि बॉस बोल सकता है और अर्थ को तबाह करना चाहता है तो उस असासिन ने अकेले अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। एंड में बॉस तो अपनी दुनिया वापस चला गया, पर अपना लड़का मरने वाला था। तभी उसके सामने एक सिस्टम प्रकट हुआ और वो सीधा टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला गया। उसकी प्यारी बहन अभी भी जिंदा थी और ये कहानी अब धीरे धीरे सोलो लेवलिंग जैसी बनती जा रही है। अब उसे अपनी बहन को बीमारी से बचाने के लिए एक एडवेंचरर बनना ही पड़ेगा। घर पहुंचते ही सिस्टम फिर से टपक गया और बोला 10 हिल डैशेस मारो, 20 पुलअप्स करो और 30 लोगों को नमस्ते बोलो। भाई तुरंत लोगों को ग्रीट करने के काम में लग गया। ये जापानीज और कोरियन लोगों को ग्रीटिंग से कोई ज्यादा ही लगाव है क्या? खैर, फिर उसने रनिंग की और पुलअप्स करके खत्म किया। सब कंप्लीट करते ही वो सीधा लेवल 3 पर पहुंच गया। उसी दिन वो एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन के लिए गया। सही में लेवल 3 था। नॉर्मल लोगों को यहाँ तक पहुँचने में 3 महीने लग जाते हैं। अब उसे अक्लमंद बनना था और एक बढ़िया क्लास चुननी थी। पिछली लाइफ में वो एक फेल्ड असासिन था, पर इस बार उसने कोई भी क्लास सेलेक्ट नहीं की। सबने उसका मजाक उड़ाया। रजिस्ट्रेशन खत्म करके वो एक शॉप पर भागा और वहाँ की सबसे बड़ी तलवार खरीद ली। तलवार उससे भी बड़ी थी। साइज ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों, फिक्र मत करो। फिर वो अकेला बिगनर डंजन निकल गया। वहाँ उसने फटाफट फ्रैंक स्लाइम्स और स्केलेटन्स को काट डाला और अपना बैग मैजिक स्टोन से भर लिया। अचानक एक रेयर ई रैंक क्लास मॉन्स्टर सामने आ गया। मॉन्स्टर तगड़ा था, पर अपना हीरो पागल नहीं था जो उसने क्लास नहीं चुनी थी। 15 साल बाद ये पता चलने वाला था कि क्लासलेस बंदा किसी भी क्लास से 10 गुना ज्यादा स्पीड से इवॉल्व होता है। जब वो गिल्ड वापस आया तो रिसेप्शनिस्ट इम्प्रेस गई कि इतने सारे मैजिक स्टोन्स लाया है। एक दूसरे एडवेंचरर को लगा कि ये झूठ बोल रहा है कि इसने रेयर ई रैंक मारा है, तो वो उससे भिड़ने गया, पर अपना हीरो उसका हाथ तोड़ दिया। अब वो फालतू की हीरोगिरी के चक्कर में गलत महीने में नोफैप प्रैक्टिस करेगा। दूसरी तरफ अपने हीरो का वॉलेट रॉब्लॉक्स पे खर्च करने के लिए पैसों से फुल है। सिस्टम अचानक उसे अजीब मिशंस देने लगता है। इस बार उसे स्टेशन के सामने 5 मिनट तक गाना गाना था और लो भाई अपना सस्ता माइकल जैक्सन वहाँ खड़ा होकर लोगों को सेकंड हैंड एम्बेसमेंट दे रहा था। पर इस बेइज्जती का इनाम उसे एक अप्रेजल रिंग के रूप में मिला। प्लॉट काफी कन्वीनियंट है, मुझे पसंद आया। डंजन वापस जाकर उसने घंटों फार्मिंग की और लेवल 4 पर पहुंच गया। उसने अपने सारे पॉइंट्स लक में डाल दिए। कैसीनो वसीनो जाने का प्लान है क्या? बैग स्टोन से भरकर वो वापस गिल्ड आया। इस बार एक आदमी ने उसे डंजन रेड के लिए इनवाइट किया, वही अबिस डंजन एस रैंक वाला। पर जब हीरो ने बताया कि वो न्यूबी है और क्लासलेस है तो वो बंदा उस पर हंसने लगा। उसने हीरो के मुंह पर उसकी बेइज्जती की और लूजर बोलकर निकल गया। अपने हीरो को घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बैग तो वो स्टोन से फुल था, लेकिन इस बार उसने किसी और का ध्यान खींच लिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसी तगड़ी टांगे एक हॉट रेडहेड उससे मिलने आई। वो उसके क्लासलेस होने में काफी इंटरेस्टेड थी। शायद उसे लगा इसके पीछे कोई सीक्रेट फायदा है, पर ये तो क्लासिक स्टेट सीक्रेट है और उसे हीरो का दिमाग और काम करने का तरीका पसंद आया। वो कार्नेलियन रेस क्लैन की एस रैंक एडवेंचरर एलिस तागी थी। रिसेप्शनिस्ट भी शॉक हो गई कि ये लड़का हमेशा लफड़ों के बीच में कैसे होता है। एलिस ने भी उससे वही अबिस डंजन ज्वाइन करने को कहा। टाकोयाकी ने पूछा कि क्या क्लासलेस होने के बाद भी चलेगा, तो उसने कहा कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो वेलकम हो। लड़का उस मीम की तरह एक्सट्रीमली सस्पिशियस था, पर कुछ प्रूव नहीं कर सकता था। आखिर में उसने लड़की की बात मान ली। रेडहेड के लिए हम क्या कुछ नहीं करते है ना। उसने ये भी कहा कि वो उसे डी रैंक डंजन में एंट्री का परमिशन दिलवा देगी। फिर से वही सस्पिशियस मीम। अचानक क्लर्क ने कहा कि वो पेमेंट प्रोसेस कर रही है। रेडहेड हैरान रह गई कि इसने बिगनर डंजन से ही 90,000 क्वांजास कमा लिए। पॉकेट्स फुल होने के बाद उसने उस गोल्ड डिगर का दिल पहले ही जीत लिया था, जो अब उससे स्वीट्स दिलाने की जिद करने लगी थी। तो चलो भाई, अब हम निकलते हैं डी रैंक डंजन की तरफ। हालांकि उसने ठंड के कपड़े पहने हुए थे, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ का एसी सीधा 16 डिग्री पर सेट होगा। अचानक पहला डी रैंक मॉन्स्टर सामने आ गया। अब टाइम है फार्मिंग का। दोनों एक खतरनाक लड़ाई शुरू करने ही वाले थे, पर सिस्टम ने हमारे लड़के को फिर से बीच में टोक दिया। मिशन ये था कि उसे 60 सेकंड्स तक अपनी सांस रोकनी है, और क्योमी इस बेहुदा मिशन से काफी चिढ़ गया था। सिस्टम का मैसेज पढ़ते ही उसने देखा कि एक क्रीचर का पंजा उसकी तरफ आ रहा है। उसे डॉस करना तो ईजेड था, क्योंकि लेवल 4 पर पहुंचने के बाद वो काफी स्ट्रांग हो गया था। अब वो अटैक के लिए तैयार था और उसने क्रीचर के एक हाथ पर एक साफ सुथरा कट मारा। पर उसने नोटिस किया कि स्ट्राइक उतनी गहरी नहीं थी और ऊपर से उसे सिस्टम का मिशन भी पूरा करना था, वही 60 सेकंड तक सांस रोकने वाला। क्योमी स्ट्रांग बनने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड है और 10 सेकंड बिना सांस लिए निकल चुके हैं। मॉन्स्टर को उसकी हालत से कोई लेना देना नहीं था, वो बस अटैक किए जा रहा था। जब हमारा लड़का अपने आप को डिफेंड कर रहा था, वो 1 मिनट बिना सांस के उसे एक सदी जैसा लग रहा था, पर आखिरकार उसने ये चैलेंज पूरा कर लिया और सिस्टम ने उसे एक और रिवॉर्ड दिया। अपनी बढ़ी हुई ताकत को महसूस करते हुए क्योमी को रियलाइज हुआ कि वो लेवल 5 पर पहुंच गया है। उसने क्रीचर पर स्वॉर्ड डांस यूज किया
और उसके कट ने मॉन्स्टर की बॉडी के पजल की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक और टेक्निक यूज करके उसने उस मॉन्स्टर को एक बेजान चीज बना दिया और बर्फ में उसकी एक भारी भरकम लाश छोड़ दी। इसके साथ ही उसे एक नई स्किल मिली, आइस बैरियर, जो ज्यादा ठंड से बचाती है, जिससे डंजन एक्सप्लोर करना अब काफी आसान हो गया था। लेकिन उसका पिछला सिस्टम टास्क बहुत मुश्किल था। उसे लगा कि डिफिकल्टी एडजस्ट हो रही है। जब वो कुछ सेकंड्स के लिए वहां शांत खड़ा रहा, उसका शरीर लगभग बर्फ से ढक चुका था। तो हमारा लड़का उस जमे हुए रेगिस्तान में आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसने वहां रहने वाले एक खरगोश का पीछा करना शुरू नहीं किया, जो कि एक लेवल ई क्रीचर था। फाइनली लड़का अटैक करने के लिए काफी करीब पहुंच गया, पर जैसे ही उसने स्ट्राइक किया, उसने देखा कि रैबिट ने उसे पूरी तरह डॉज कर दिया। इतना ही काफी नहीं था, उस क्रीचर ने तो हमारे लड़के की स्लोनेस का मजाक तक उड़ा दिया। ये जानते हुए कि वो उसे पकड़ नहीं पाएगा, उसने रैबिट को इग्नोर करने का फैसला किया, क्योंकि उसने पहले ही काफी मैजिक स्टोन्स जमा कर लिए थे। गरम ड्रिंक पीते हुए वो सोचने लगा कि शायद इतना काफी है। वो एलिस के इनविटेशन के लिए और भी ज्यादा शुक्रगुजार फील कर रहा था, क्योंकि उस जगह उसने काफी एक्सपीरियंस पॉइंट्स बटोर लिए थे। ऊपर से एलिस है ही इतनी खूबसूरत। हमारा लड़का अभी भी इस बारे में सोचने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, पर इस बात को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। ड्रिंक पीने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो आज जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करेगा। तभी उसे एक चीख सुनाई दी। जहाँ वो था, उसके पास ही एक एडवेंचरर की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। उसके कुछ साथी तो पहले ही टी शर्ट प्रिंट बन चुके थे। उस ग्रुप में अब बस एक लड़की बची थी, जो अपना बचाव करने के लायक भी नहीं थी। उसके सामने एक बहुत बड़ा और खतरनाक दिखने वाला रैबिट खड़ा था। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली, सबसे बुरे के लिए तैयार होते हुए। पर इससे पहले कि वो क्रीचर उसकी बॉडी को पूरी तरह कुचल देता, हमारा प्रोटैगनिस्ट हीरो बनकर उसे बचाने पहुंच गया। क्रीचर को उस जगह कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। ये रैबिट लेवल डी क्रीचर है और रेयर भी है। ये बॉस रैबिट है। क्योमी जानता है कि रेयर क्रीचर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। लड़की को जमीन पर रखने से पहले उसने एक छोटा सा रुमाल निकाला और लड़की को उस पर बिठाया और कहा कि वो इस काम में उसकी मदद करेगा। अपनी लाइफ में कभी किसी ने उससे इतने अच्छे से बात नहीं की थी, और बाप का प्यार ना मिलने की वजह से जरा सा मेल अफेक्शन देखते ही वो लड़की फिदा हो गई। उसके साथियों ने रियलाइज किया कि उन्हें बचाया जा रहा है, और उन्होंने हमारे प्रोटैगनिस्ट को थैंक यू बोला, पर यह भी पूछा कि वो कौन सी क्लास का है। मुझे लगा था हरा कपड़ा पहने वो बंदा अब तक याद बनकर रह गया होगा। कियोमी ने बड़े कॉन्फिडेंस से बताया कि वो किसी भी क्लास से बिलोंग नहीं करता, जिससे एडवेंचर्स काफी टेंशन में आ गए। भले ही वो वरीड थे, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि चलो शुक्र है भगवान का कि वो सही वक्त पर वहां पहुंच गया। अब अपने हाथ में तलवार लेकर वो तैयार था उस भयानक जानवर से लड़ने के लिए। वो गुस्से से भरा हुआ खरगोश हमारे क्लासलेस एडवेंचरर की तरफ लपका और उसने वहां इतना जोर से हमला किया जहां हीरो खड़ा था कि आसपास के कई आइस स्टोन्स चूर चूर हो गए। कियोमी को अपने आप को उन पत्थरों से बचाना पड़ा जो इम्पैक्ट की वजह से हवा में उड़ रहे थे। साथ ही उसने देखा कि वो रैबिट बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। पास आते ही उस खौफनाक क्रीचर ने अपने बड़े बड़े दांत दिखाए, और भाई वो गाजर खाने के लिए तो बिल्कुल नहीं बने थे। कियोमी बाल बाल बचा उसके काटने से, नहीं तो वही काम तमाम हो जाता। वो रेयर मॉन्स्टर सही में बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लड़ाई जितनी लंबी खिंच रही है, रैबिट उतना ही पागल होता जा रहा है। उसके पैरों में गजब की ताकत है, वो बहुत लंबी लंबी छलांगे मार सकता है। इससे पहले कियोमी ने अपने बोनस पॉइंट्स यूज करके अपनी अटैक पावर बढ़ा ली थी, ताकि ऐसे क्रीचर्स का सामना कर सके। फिर उसने अपनी स्किल्स यूज की ताकि उसे पूरी तरह काट सके। उसका पहला स्ट्राइक सीधा रैबिट को जाके लगा। उस पावर की चमक देखकर क्रीचर की आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि वो ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो झेल सके। बर्फ पूरी लाल हो गई, और वो लड़की जिसे बचाया गया था वो साइड से ये सब देख रही थी और हमारे प्रोटैगनिस्ट की एथलेटिक एबिलिटी पर और भी फिदा होती जा रही थी। बाकी एडवेंचर्स ने पूछा कि बिना किसी क्लास के कोई स्वॉर्ड स्किल्स कैसे यूज कर सकता है। कियोमी का अपनी एबिलिटीज छुपाने का कोई इरादा नहीं है, पर उन लोगों के सवाल को बिल्कुल इग्नोर करते हुए वो लड़की के पास गया और पूछा कि क्या वो खड़ी हो सकती है। जब लड़की को रियलाइज हुआ कि हीरो उससे बात कर रहा है, तो वो इतनी शर्मा गई कि बोलना ही भूल गई। हक लाते हुए वो कुछ भी फालतू बातें करने लगी, तो हीरो ने पूछा कि क्या वो एक हीलर है। अगर हाँ, तो उसे अभी बाकी लोगों को ठीक करना चाहिए। लड़की का दिल थोड़ा टूट गया, क्योंकि वो हीरो से किसी और तरह के इनविटेशन की उम्मीद कर रही थी। जब वो अपने साथियों को हील कर रही थी, कियोमी उस मोटी रकम के बारे में सोच रहा था जो वो अपनी बहन के इलाज के लिए कमा रहा है। उन एडवेंचर्स में से एक ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें जिंदगी में कभी किसी हीलर और एक क्लासलेस बंदे से मदद मिलेगी। कियोमी को रियलाइज हुआ कि एक हीलर की असली वैल्यू सिर्फ ऐसी ही सिचुएशंस में पता चलती है, पर वो लोग उस लड़की से बड़े गंदे तरीके से पेश आ रहे थे। बोल रहे थे कि वो अपना काम करने में बहुत स्लो है। उस मेज ने कहा कि उसने उसे टीम में सिर्फ ऐसे ही कामों के लिए रखा है, तो उसे काम आना चाहिए। लड़की ने बड़ी आसानी से उनकी हेल्थ रिकवर कर दी। कियोमी ने देखा कि ये लोग अभी भी नहीं जानते कि हीलर की क्या कीमत होती है, क्योंकि वो लगातार उस पर चिल्ला रहे थे और उसे टीम से निकालने की धमकी दे रहे थे। बेचारी लड़की उनकी गालियां सुनकर इमोशनली काफी टूट गई थी। तभी कियोमी उस एडवेंचरर के पास गया
और बड़ी गंभीरता से बोला कि वो लड़की को अपनी टीम से निकाल दे। लड़की तुरंत उदास हो गई। उसे लगा कि वो सही में बेकार है, पर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब कियोमी ने कहा कि उसे अपनी असली पोटेंशियल ऐसी जगह वेस्ट नहीं करनी चाहिए और उसे उसके साथ आना चाहिए। वो लड़की जो पहले ही लट्टू थी, अब तो एकदम इमोशनल हो गई। उसे लगा जैसे ये कोई मैरिज प्रपोजल है। तो कियोमी ने तुरंत साफ किया कि भाई तुम गलत समझ रही हो। अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा कि एक दिन वो सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनेगी और पूछा कि क्या वो उसकी बातों पर यकीन कर सकती है। ये सुनने के बाद लड़की को लगा कि हमारा हीरो बाकी सबसे बहुत अलग है, तो उसने फैसला किया कि वो उसकी बातों पर भरोसा करेगी। बल्कि उसने तो हीरो पर ही भरोसा करने का मन बना लिया। जवाब मिलने के बाद कियोमी ने उससे कहा कि वो उस पर ट्रस्ट रखे। उसने तुरंत उसे गुड बाय कहा, ये बोलकर कि उसे कुछ जरूरी काम निभाने हैं। वो लड़की वहाँ अकेली और काफी कंफ्यूज रह गई उस सारी इंटरेक्शन के बाद। एडवेंचरर बिल्डिंग वापस पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि क्या ये मैजिक स्टोन्स फ्रोजन शैडो से लाए गए हैं, क्योंकि इतने स्टोन्स काफी हैं उसे क्लास ई में प्रमोट करने के लिए। हमारा लड़का काफी एक्साइटेड हो गया क्योंकि अब वो बिना किसी इन्विटेशन केडी लेवल डंजन्स में जा सकता है। रिसेप्शनिस्ट के लिए भी ये पहली बार था कि उसने किसी क्लासलेस बंदे को प्रमोट होते देखा था, और अब जब वो प्रमोट हो गया है तो लोग उसे नॉविस समझकर ट्रीट नहीं करेंगे। कियोमी ने देखा कि उसकी रफ्तार काफी अच्छी है और इस प्रोसेस में जो वो पैसे कमा रहा है वो देखकर दिल को सुकून मिल रहा था। उसने सोचा कि अब नात्सू के लिए कुछ गिफ्ट ले लिया जाए, तो उसने उसके लिए ढेर सारी स्वीट्स खरीद ली। जब उसने दरवाजा खटखटाते हुए अपने आने का सिग्नल दिया तो एक नर्स ने नोटिस किया कि लड़का भारी मात्रा में मिठाइयाँ लेकर आया है। अंदर नात्सू एकदम गहरी नींद में सो रही थी। अपनी बहन से मिलते ही उसे वो सोती हुई बहुत प्यारी लगी। फिर उसने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और सोचा कि इस बार वो सब कुछ बदल देगा। वो उसे मरने नहीं देगा और उसके लिए जो भी जरूरी है वो सब बटोर रहा है। डंजन में उस हीलर से मिलना उसके लिए जैकपॉट जैसा था, क्योंकि उसकी पावर्स बहन के इलाज में बहुत काम आएंगी। अपार्टमेंट के मिनी फ्रिज में स्वीट्स रखने की कोशिश करते वक्त कियोमी को रियलाइज हुआ कि भाई जगह तो है ही नहीं। तो उसने डिसाइड किया कि जगह बनाने के लिए वो खुद ही आधी मिठाइयाँ खा जाएगा। और जब वो रूम से गुजरा तो नर्स को लगा कि ये लड़का खुद के लिए ही स्वीट्स लाया था। बाद में उसी दिन कियोमी हॉस्पिटल से बाहर गया एक खास बंदे को कॉल करने। उसने तुरंत अपना इंट्रोडक्शन दिया तो लड़की ने कहा कि इस वक्त उसका कॉल आना काफी अनएक्सपेक्टेड था। कियोमी ने बताया कि उसने वो टास्क पूरा कर लिया है जो उसने दिया था। एलिस काफी इम्प्रेस हुई कि उसने बिना किसी क्लास के डंजन क्लियर कर लिया। वहीं हमारे हीरो ने उसे थैंक यू बोला क्योंकि उसकी वजह से वो स्ट्रांग बन पा रहा था। जब इलस्ट्रेटर ने उस लड़की के आराम फरमाते हुए सीन को ड्रॉ करने में काफी टाइम लगाया, तभी उसने पूछा कि क्या हमारे हीरो को काफी एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या वो बाकी डंजन्स के बारे में नहीं जानना चाहता। कियोमी ने ना में जवाब दिया। असल में वो एक बंदे को ट्रेन करना चाहता है और एलिस के कॉन्टैक्ट्स काफी तगड़े हैं। उसने यकीन दिलाया कि ये हीलर काफी प्रॉमिसिंग है और वो चाहता है कि वो किसी ऐसी टीम में रहे जहां एक नेक्रोमैंसर भी हो। एलिस को ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी। उसने कहा कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के तरीके काफी अजीब हैं। हीरो ने कहा कि इस तरह ये और भी मजेदार होगा, जबकि उसके दिमाग में ये था कि इन दोनों क्लासेस की सिनर्जी कमाल की है। लोगों को अभी पता नहीं है, पर हीलर की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है। एलिस ने कहा कि वो ये कर देगी, पर साफ कर दिया कि हमारे लड़के को ये उधार चुकाना पड़ेगा। हीलर से किए वादे को याद करते हुए उसे एलिस पर पूरा भरोसा था। कॉल काटने के बाद एलिस बस यही सोच रही थी कि ये बंदा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगले दिन एडवेंचरर बिल्डिंग में रिसेप्शनिस्ट ने उसे उसका क्लास ई सर्टिफिकेट दिया और बधाई दी। कियोमी ने बड़े कूल होकर सर्टिफिकेट लिया। उसका ये ठंडापन देखकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। उसने कहा कि क्लास अप होना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग तो यहाँ तक पहुँचने से पहले ही हार मान लेते हैं, पर बेचारी को क्या पता कि पिछली लाइफ में अपना लड़का एस रैंक था। जब वो बात कर रहे थे तभी एक बंदा अंदर आया और काफी हंगामा हो गया क्योंकि उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। ऐसी सिचुएशन में 3 लोग थे। तीनों क्लास डी एडवेंचर्स थे जिन्हें वोराशियस के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई क्राइम किए थे, इसलिए बाकी एडवेंचर्स उनसे डर रहे थे। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उनके लिए लीडर चुनना कोई आसान काम नहीं है और अब उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है। सबको हैरान करते हुए हमारे हीरो ने खुद ही इस काम के लिए हाथ उठा दिया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि सब लोग ऐसा करने से डरते हैं, पर अपने लड़के ने कहा कि ठीक है। वो असल में ये सोच रहा था कि इस टास्क में पैसा काफी तगड़ा मिलेगा और उसे अच्छे से पता है कि इन गुंडों को कैसे हैंडल करना है। उसका ये एटीट्यूड देखकर रिसेप्शनिस्ट ने उस पर ट्रस्ट करने का फैसला किया, क्योंकि वो पहले ही काफी मदद कर रहा था। उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए उसने हीरो को अपनी लाइफ का फैसला करने दिया। उन गुंडों में से हर एक के गले में एक तरह का कॉलर बंधा था। वो कॉलर्स झटका देने की ताकत रखते थे और उनका कंट्रोल हमारे प्रोटैगनिस्ट को दे दिया गया। उसे बस अपने ब्रेसलेट का बटन दबाना था। भले ही वो क्रिमिनल्स हैं, पर अगर उनमें टैलेंट हो तो वो एडवेंचर्स की तरह काम कर सकते हैं। हमारे लड़के को इंस्ट्रक्शन दी गई कि जब जरूरी हो तभी ब्रेसलेट यूज करे। ये सुनकर एक क्रिमिनल ने कहा कि भाई हम भी इंसान हैं और हमारे भी राइट्स हैं। उसके साथी ने उसे चुप रहने और बकवास करना बंद करे। हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आकर उसने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है, क्योंकि इतना तो उन्हें पता होना ही चाहिए।
कियोमी ने उन्हें अपना लास्ट नेम बताया, अकी, और साफ कह दिया कि ये उनकी आखिरी बातचीत होगी। फाइनली उनकी हथकड़ियां खोल दी गईं। क्रिमिनल्स कहने लगे कि इस बार का सुपरवाइजर काफी सहने वाला मिला है। अब सब के सब डंजन में एंटर करने वाले हैं। इस जगह का नाम है डीप हेल, एक डी लेवल डंजन जो बहुत गर्म है और जहां लावा भरा पड़ा है। बैंडिट्स को रियलाइज हुआ कि उन्हें फिर से एक मेहनत वाला काम मिल गया है। उन्हें भी ये काफी जलील काम लगा, पर कंप्लेन करने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उन्हें इस टास्क में एक बड़ा मौका भी मिला था। जब वो लोग वहां चल रहे थे तो सब अचानक रुक गए और सारे बैंडिट्स हमारे प्रोटोगोनिस्ट को घूरने लगे। कुछ गड़बड़ होने वाली है ये भांपकर कियोमी ने तुरंत ब्रेसलेट का बटन दबाया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तभी पहले बैंडिट ने अपने गले से वो कॉलर उतारकर फेंक दिया और उसके साथियों ने भी वही किया। कियोमी समझ गया कि इन गुंडों ने किसी तरह उस मटेरियल के साथ छेड़छाड़ की थी। उनके लीडर ने अपनी शर्ट उतार दी और बोला कि उसका हमारे लड़के से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर उन्हें इस जगह उसकी जान लेनी ही पड़ेगी। सिस्टम ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक इमरजेंसी मिशन दे दिया। उसे अब अपने सारे दुश्मनों को हराना होगा। काम काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कियोमी ने नोटिस किया कि सिस्टम मिशंस को उसकी लाइफ की सिचुएशंस के हिसाब से लेवल अप करता है। उनके बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि तभी एक बड़ा सा क्रीचर उस लावा के समंदर से निकलकर बाहर आया। एक फायरवॉर्म जो कि एक लेवल डी क्रीचर है, अब उन सब पर अटैक करने वाला है। उसका इतना बड़ा शरीर आसानी से चट्टानों को तोड़ रहा था। कियोमी ने देखा कि मॉन्स्टर उनमें से एक क्रिमिनल की तरफ बढ़ रहा है, पर उस क्रिमिनल ने खुद ही क्रीचर पर अटैक कर दिया और उसका एक जबड़ा तोड़ दिया। और ये सब उसने सिर्फ अपने हाथों से किया। उस क्रिमिनल के लिए वो मॉन्स्टर बहुत कमजोर था। भले ही वो क्लास डी में है, पर उनमें से हर एक अगले क्लास में जाने के काफी करीब है। कियोमी समझ गया कि वो क्रिमिनल एक फाइटर है। अब उसे यकीन हो गया कि इस सिचुएशन में जीतना मुमकिन है। वो क्रिमिनल अपनी पावर कंसंट्रेट कर रहा था और हमारे प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने के लिए चार्ज हुआ। बड़ी तेजी से उसकी तरफ लपकते हुए उसे लगा कि लड़ाई पहले ही वार में खत्म हो जाएगी, पर कियोमी ने फटाफट रिएक्ट किया और उस इम्पैक्ट को डॉस कर दिया। लेकिन जिस चट्टान पर क्रिमिनल का पंच लगा था उसके परखच्चे उड़ गए, जिससे हमारा हीरो और भी अलर्ट हो गया। जब उन दोनों की लड़ाई चल रही थी, बाकी क्रिमिनल्स किसी और चीज में लगे थे। उनमें से एक ने वहां छुपाया हुआ एक ब्रीफकेस खोद कर निकाला। उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट थे। ये सब वहां जानबूझकर पहले ही रखा गया था। अब जब क्रिमिनल्स आर्म्ड हो गए थे, उन्हें लगा कि अब मिलकर उन्हें हराना नामुमकिन है। कियोमी ने सोचा कि अगर मैजिक स्टोन की वैल्यू की खबर फैल गई तो सच्चाई आखिरकार बाहर आ ही जाएगी। एक और चीज उसने नोटिस की कि फाइटर क्लास इक्विपमेंट के साथ ज्यादा जमती नहीं है। उसने बड़ी आसानी से क्रिमिनल का वार रोका। फिर भी फाइटर्स की ऑफेंसिव पावर काफी खतरनाक होती है। जैसे ही उसने अटैक ब्लॉक किया, उसने देखा कि वो गंजा आदमी उसकी तरफ एक लोकोमोटिव की तरह बढ़ा चला आ रहा है। कियोमी ने तुरंत अपनी तलवार पोजीशन में ली उसका स्वागत करने के लिए और अपनी ब्लेड उस गंजे के आर्मर पर मारी, जिसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी काफी तगड़ी थी। क्योंकि कोई डैमेज नहीं हुआ था, कियोमी को उन लोगों से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। फाइटर क्लास सही में काफी भयानक हो सकती है, पर इस क्लास में एक बड़ा डिसएडवांटेज भी था, इक्विपमेंट चलाने की महारत। इसीलिए हमारे लड़के के पास जीतने का एक चांस है। उसने अपना अटैक उस बुलकट वाले बंदे पर फोकस करने का सोचा, जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो टारगेट बन जाएगा। तेजी से मूव करते हुए उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट की तलवार को ब्लॉक कर लिया। क्रिमिनल को लगा कि ये उसके लिए एक मौका है इस स्टोरी का साइड कैरेक्टर बनना छोड़ने का, और वो हमारे लड़के को बड़े गुस्से और कमीनेपन से अवॉइड करने लगा। पर कियोमी के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं। उसे डॉस करना आसान था, पर उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो गंजा उसे पीछे से पकड़ लेगा और हमारे प्रोटैगनिस्ट की बॉडी को उठाकर दूर फेंक दिया। इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि उसके हाथ से तलवार भी छूट गई। कियोमी अभी संभालने की कोशिश कर ही रहा था, क्योंकि उसकी सांस तक अटक गई थी। 3 दुश्मनों से एक साथ भिड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर अब जब लड़ाई थोड़ी खिंच गई थी तो वो उनके बीच के प्रोफिशिएंसी का फर्क समझ पा रहा था। एक बार फिर से कॉम्बैट स्टांस लेते हुए कियोमी को लगा कि वो इन्हें हरा सकता है। क्रिमिनल्स का लीडर अब उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। उसे समझ आ गया था कि लड़का काफी काबिल है, तो उसने अपने चमचों को ऑर्डर दिया कि अब बिल्कुल मत रुकना और इसे जितना जल्दी हो सके खत्म करो। उन्होंने तुरंत अपने लीडर की बात मानी और एक टेक्निक से अपनी बॉडीज को मजबूत कर लिया। हमारे प्रोटैगनिस्ट की मास्टरी की वजह से सिस्टम ने उसे बताया कि उसने एक नई स्किल सीख ली है। उसी वक्त वो बुलकट वाला बंदा हमला करने के लिए लपका। उसे लगा कि एक क्लासलेस एडवेंचरर उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, पर इससे पहले कि उसकी आंखें कुछ देख पाती, अपने लड़के की तलवार उसकी छाती से बस कुछ ही इंच दूर थी। बेचारे ने अपनी कुल्हाड़ी से अटैक ब्लॉक करने की कोशिश तो की, पर क्लासलेस एडवेंचरर्स बहुत जल्दी सीखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथनिंग टेक्निक के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस क्रिमिनल के टुकड़े कर दिए। अब वो क्लासलेस बंदे से लड़कर उतना खुश नहीं लग रहा था। कियोमी ने आखिरकार पहले क्रिमिनल को ढेर कर दिया। उसका हुनर सही मौके पर काम आया। गंजा आदमी ये सब देखकर पागल हो गया और हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ भागने लगा। कियोमी ने उस पर स्वॉर्ड डांस टेक्निक यूज की। दूरी की वजह से वार गंजे के आर्मर से टकराकर मुड़ गया, पर उसे समझ आ गया कि ये तो किसी मॉन्स्टर की टेक्निक है। अब वो हमारे लड़के के और भी करीब आ रहा था और उसने कियोमी के पीछे की पत्थरों की दीवार तक तोड़ दी। उसने पूछा
कि एक क्लासलेस बंदा ये एबिलिटी कैसे यूज कर सकता है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने तो किसी चीज को हिट ही नहीं किया और हमारा हीरो ऊंची छलांग मार के बच निकला। जब ग्रेविटी अपना काम कर रही थी और वो नीचे आ रहा था, हमारा लड़का सही मौके का इंतजार कर रहा था और उसने गंजे पर एक परफेक्ट स्ट्राइक मारी। अब वो 2 क्रिमिनल्स को हरा चुका था। कियोमी को समझ आया कि फिजिकल स्ट्रेंथनिंग काफी इंटरेस्टिंग स्किल है। उस जंप में वो काफी ऊपर तक गया था। जो आखिरी क्रिमिनल बचा था, उसे लगा कि सिर्फ शर्ट उतारना काफी नहीं था, अब तो उसे अपनी अंडरवियर भी फेंक देनी चाहिए। पूरी तरह डरकर उसने हमारे प्रोटोगोनिस्ट से पूछा कि भाई तू है क्या चीज, क्योंकि उसे इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था। उनकी डील तो कुछ और ही हुई थी। उसने ये सब अकीरा का नाम लेते हुए कहा। कियोमी सोचने लगा कि ये अकीरा कौन हो सकता है। वो सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो गंजा आदमी था जिसने इसेकाई एक्सप्रेस पर सवार होने से मना कर दिया था और हमारे लड़के को पकड़े हुए था। उसने कहा कि वो किसी न किसी तरह बाहर की दुनिया में वापस चला जाएगा। कियोमी ने देखा कि उसकी मूवमेंट रुक गई है। आखिरी क्रिमिनल सही मौके पर चौका मारने के लिए तैयार था और उसने हमारे प्रोटोगोनिस्ट के मुंह पर अपने गॉन्टलेट से जोर का मुक्का मारा। कियोमी का शरीर डंजन में कई मीटर दूर जा गिरा। क्रिमिनल्स को लगा कि उनका लक काम कर गया और उनका प्लान सफल हो गया। कियोमी की आंखों के सामने धुंधला पंच आ गया। उस इम्पैक्ट की ताकत सही में बहुत ज्यादा थी और सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। तभी उसे अपनी बहन की याद आई और वो मिशन जो उसे पूरा करना है। क्रिमिनल्स तुरंत डर गए। कियोमी अपनी ही तलवार का सहारा लेकर खड़ा हो रहा था। वो इस बार नहीं हारेगा क्योंकि उसे अपनी बहन की जान बचानी है। लड़ाई खत्म करने के इरादे से उसने एक बार फिर फिजिकल एनहांसमेंट यूज किया क्योंकि उसके पास हार न मानने की काफी बड़ी वजह थी। एक ही स्ट्राइक में उन क्रिमिनल्स के पास से गुजरते हुए उसने दोनों को नोस्टाल्जिया की दुनिया भेज दिया। पीछे सिर्फ बेजान लाशें बची थीं और सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया कि इमरजेंसी मिशन कंप्लीट हो गया है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक छोटी सी चाबी मिली। सिस्टम ने तुरंत पूछा कि क्या वो इस आइटम को यूज करना चाहता है। वहाँ जो कुछ भी हुआ था उसे देखते हुए उसने सोचा कि वो चाबी का इस्तेमाल किसी और मौके पर करेगा। डंजन से बाहर निकलते वक्त वो अपने साथ उनकी लाशें भी ले आया। लाशों को लेकर वो उन आदमियों को वापस अथॉरिटीज के सामने पेश करने गया। पुलिस ने पूछा कि अंदर क्या हुआ था, पर कियोमी इतना कमजोर हो गया था कि जवाब ही नहीं दे पाया और सीधा जमीन पर गिर गया। तुरंत मदद बुलाई गई। एक तरफ एक बड़े लग्जूरियस रूम में एक आदमी को उसके चमचे बता रहे हैं कि उनके प्लान्स में किसी ने टांग अड़ाई है। वो जानना चाहता है कि इस सब के पीछे कौन है। तभी उसके फोन पर हमारे हीरो का सारा डेटा आ गया। ये देखकर कि उसकी कोई क्लास ही नहीं है, उसने पूछा कि क्या ये कोई मजाक है, पर उसके सबऑर्डिनेट ने यकीन दिलाया कि इन्फॉर्मेशन एकदम सच है। वो आदमी अब इस एडवेंचर में काफी इंटरेस्ट लेने लगा। इस बंदे का नाम है अकीरा। वो एक मॉडल और स्ट्रीमर है और दिखने में लगता है कि उसका अंडरवर्ल्ड से भी लेना देना है। साथ ही वो एक एस क्लास एडवेंचरर और ब्लड सर्पेंट क्लैन का फाउंडर भी है। इन सब लफड़ों के बाद कियोमी अपने कमरे में पुशअप्स मार रहा है। वो अपने शरीर को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए ट्रेनिंग जारी रखता है। डंजन में जो चोटें लगी थीं वो अब भर चुकी थीं। प्रॉब्लम ये है कि वो किसी को बता नहीं सकता कि उन क्रिमिनल्स के साथ क्या हुआ जो काफी तगड़े निकले थे। इसलिए वो तब तक ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकता जब तक वो पूरी तरह इनविंसिबल ना बन जाए। एक्सरसाइज के बीच आराम करते वक्त उसे अचानक कुछ याद आया। डंजन में जब उसने क्रिमिनल्स को हराया था तो सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड में एक चाबी दी थी और उसने अभी तक वो आइटम यूज नहीं किया था। जैसे ही उसने उसे फिर से अपने हाथों में लिया, सिस्टम ने पूछा कि क्या वो इसे यूज करना चाहता है। इस बार लड़का मान गया। तुरंत उसके कमरे में एक तेज नीली रोशनी चमकती है। कियोमी थोड़ा घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। तभी वो पूरी तरह एक दूसरी डायमेंशन में खींच लिया गया। पीछे सिर्फ उसका वो टॉवल रह गया जिससे वो पसीना पोंछ रहा था। अपना लड़का सीधा जमीन पर गिरा। वहाँ हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। जैसे ही उसने अपने आप को संभाला, उसे रियलाइज हुआ कि ये जगह या तो कोई बीच है या कोई रेगिस्तान। आसपास देखकर उसने कंफर्म किया कि उसका सबसे बुरा डर सच हो गया है। वो एक रेगिस्तान के बीच में था और ये भी एक डंजन था, सनस्टोन लैबिरिंथ। बिना किसी तैयारी के, बिना इक्विपमेंट के और बिना पानी के उसकी हालत अब सही में खराब थी। बिना किसी वजह के रेगिस्तान के बीच टपक जाना उसके प्लान में बिल्कुल नहीं था। ऊपर से वो मिट्टी में इतनी अजीब तरह से गिरा था कि उसके कपड़े मिट्टी से भर गए थे, जो काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। सबसे पहले उसने आगे बढ़ना शुरू किया, ये देखते हुए कि शायद कुछ काम का मिल जाए। पर उस जगह चलना अपने आप में एक सजा थी। गर्मी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई थी और अभी तक कोई मॉन्स्टर भी सामने नहीं आया था। लड़का सोचने लगा कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। चलते चलते अचानक उसका पैर किसी अलग चीज पर पड़ा। उसने नीचे झुककर देखा कि क्या है, तो उसे एक बहुत बड़ा मैजिकल स्टोन मिला जिससे एकदम तेज नीली रोशनी निकल रही थी। ये देखकर अपना लड़का हैरान रह गया, क्योंकि वो सुनसान जगह असल में एक माइनिंग डंजन हो सकती थी। ऐसे डंजन्स मिलना बहुत रेयर होता है और उसे ये बात थोड़ी देर से समझ आई, तो उसने अपने हाथों से ही मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। इस तरह के डंजन में काफी तरह के मिनरल्स मिलना मुमकिन है और अपनी पिछली लाइफ की नॉलेज को यूज करके शायद वो वहाँ कुछ बहुत ही रेयर ढूंढ सके। बार बार खोदने पर हर बार उसे अलग अलग तरह के बड़े मैजिकल स्टोन्स मिल रहे थे।
तपती हुई मिट्टी खोदने से उसके हाथ जख्मी हो चुके थे और शरीर में पानी की कमी बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी नजरें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर पड़ी। उसे वही मिल गया जो वो ढूंढ रहा था, लूनर मैजिक स्टोन। सही में उस छोटे से पत्थर ने उसकी सारी मेहनत वसूल कर दी, क्योंकि अब अपना लड़का अपनी छोटी बहन की बीमारी ठीक करने के और भी करीब पहुंच गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो छोटी सी चाबी उसे इस बड़ी खोज तक ले आएगी। फ्यूचर में उसकी बहन को जो बीमारी होने वाली है उसका नाम है मैजिकल वॉर्टेक्स, और उस बीमारी को ठीक करने का बस एक ही रास्ता है। उसके इलाज के लिए लूनर मैजिक स्टोन से बनी दवा की जरूरत होती है। बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट में उस स्टोन जैसे ही 10 और स्टोन्स लगेंगे। कियोमी का दिल तुरंत उम्मीद से भर गया। पूरी जान लगाकर खोदने की जिद ठान ली। अब जब उसे पहला पत्थर मिल गया था तो वो अपनी सारी ताकत लगा देगा जितने हो सके ढूंढने में, और बिना थेक रेगिस्तान की मिट्टी पलटने लगा। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, डिहाइड्रेशन और गर्मी सब कुछ मुश्किल बनाती जा रही थी। उसके हाथ अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उसके जख्म धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे। अभी तक उसे उस पत्थर का कोई दूसरा पीस नहीं मिला था, फिर भी थेक हुए शरीर के साथ उसकी हिम्मत अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी सिस्टम ने उसे एक नोटिफिकेशन दिया। उस जगह को एक्सप्लोर करने का उसका टाइम खत्म हो चुका था और अब डंजन बंद होने वाला था। ये जानते हुए कि उसे अभी और लूनर स्टोन्स ढूंढने हैं, कियोमी काफी परेशान हो गया। एग्जिट पोर्टल उसके पीछे प्रकट हो चुका था। बचे हुए कुछ सेकंड्स का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में अपना लड़का मिट्टी खोदता रहा, पर पोर्टल की एनर्जी उसके शरीर को एक मिस्टीरियस ताकत से खींच रही थी, जब तक कि वो पूरी तरह उस डायमेंशनल ओपनिंग की तरफ खींच नहीं लिया गया। जो वो चाहता था वो पूरा ना होने के बावजूद आखिरकार उसे उसकी ओरिजिनल डायमेंशन में वापस भेज दिया गया। पर कियोमी इस बात से काफी गुस्से में था और वो सिस्टम से गिड़गिड़ाने लगा कि उसे वापस उस माइनिंग वाली जगह भेज दिया जाए। दीवार पर कई बार घूंसे मारने के बाद अपने जख्मों के निशान छोड़ते हुए उसे रियलाइज हुआ कि वो वापस नहीं जाएगा। हालांकि सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं थी, कम से कम उसने एक लूनर मैजिक स्टोन तो ढूंढ ही लिया था। इलाज के थोड़ा करीब होना बिल्कुल आगे न बढ़ने से तो बेहतर ही है। उस सारी मेहनत से पूरी तरह थक कर अपना लड़का सो गया, ये सोचते हुए कि काश वो उस डंजन में वापस जा पाता। उसने ये नतीजा निकाला कि उस चाबी को एक्टिवेट करने की शर्त ये है कि उसे कोई डेंजरस मिशन उठाना पड़ेगा। इस बात ने उसे तुरंत बिस्तर से उठा दिया और उसने फैसला किया कि वो अपनी लाइफ में आने वाले हर खतरे का सामना करेगा जितनी बार जरूरी हो। बिस्तर पर बैठते ही उसे अपनी पॉकेट में कुछ चुभन महसूस हुई। देखा तो वहाँ एक छोटा सा अंबर पत्थर था। शुरुआत में तो वो एक अनआइडेंटिफाइड मैजिक स्टोन था। उस जगह से अपना लड़का बस ये 2 पत्थर ही लाया था। ये क्या चीज है ये न जानते हुए उसने सोचा कि इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास एनालिसिस के लिए ले जाएगा, पर पहले उसे तुरंत नहाने की जरूरत थी। गर्मी से जले हुए हाथों पर जब पानी पड़ा तो बहुत दर्द हुआ। वो नहाना बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। अगले दिन अपना लड़का एक बार फिर हॉस्पिटल गया। वो अपनी बहन के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा और उस चुगलखोर नर्स ने नोटिस किया कि वो आज भी कुछ लाया है। नात्सु ने बहुत उत्साह के साथ दरवाजा खोला। अपनी उंगलियों पर ढेर सारी बैंडेजेस बंधे हुए कियोमी ने कहा कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। इस बार उसने लड़की को एक नेकलेस दिया जिसमें लूनर मैजिक स्टोन से बना एक स्पेशल पेंडेंट लगा था। नात्सु गिफ्ट के लिए शुक्रगुजार थी। भले ही उसे वो बहुत सुंदर लगा, पर उसने कहा कि शायद उसे इसकी जरूरत नहीं है। कियोमी ने पूछा कि क्यों नहीं है। सीधा पॉइंट पर आते हुए नात्सु ने कहा कि ये बहुत टैकी है। थोड़ी और बात करने के बाद कियोमी ने कहा कि वो काम पर वापस जाएगा, पर कमरे से निकलने से पहले वो जानना चाहता था कि क्या सच में उसकी बहन को ये नहीं चाहिए। इस बात को कंफर्म करने के साथ ही उसने हीरो को काम के लिए लक विश किया। वो नेकलेस अपने गले में पहनकर वो उदास मन से कमरे से बाहर निकला और नर्स ने एक बार फिर नोटिस किया कि लड़की के लिए लाए हुए गिफ्ट्स वो खुद ही रख लेता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट गया। जैसे ही उसने इवैल्यूएटर को देखा, हमारे प्रोटैगनिस्ट को लगा कि ये बंदा बड़ा सस्पिशियस दिखता है। आदमी ने कहा कि शायद वो ऐसा लगता होगा, पर वो अपने काम में बहुत माहिर है, जिससे हमारा लड़का हैरान रह गया कि क्या ये बंदा दिमाग पढ़ रहा है। इवैल्यूएटर बोला, लूनर मैजिक स्टोन किसी के पास देखना बहुत रेयर है, और कियोमी ने पूछा कि क्या वो इसके बारे में कुछ जानता है। खैर, दूसरा पत्थर टेबल पर रखते हुए कियोमी ने कहा कि वो यहाँ इस आइटम को इवैल्यूएट करवाने आया है, और अप्रेजर तुरंत अपने काम में लग गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टेड स्माइल के साथ देखते हुए उसने कहा कि उनके सामने जो चीज है वो सही में एक कमाल का प्रोडक्ट है। ये मैजिक स्टोन वेपन्स में मैजिकल इफेक्ट्स ऐड कर सकता है। अप्रेजर ने यही बताया। कियोमी को रियलाइज हुआ कि इस स्टोन से वो अपने वेपन्स को एन्चेंट कर सकता है, जो कि उसकी पिछली लाइफ में ये सब मिलना बहुत मुश्किल था। उसी वक्त अप्रेजर ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। उसे शक था कि कहीं हमारा लड़का इसे कचरा तो नहीं समझ रहा। खैर, उसने कहा कि इस आइटम की रेयरिटी को कम मत समझो, क्योंकि इस स्टोन के जरिए वो अपने आर्मामेंट्स को एन्चेंट कर सकता है। अप्रेजर ने पूछा कि क्या हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता है इसका असली मतलब क्या है। उसने कहा कि अब उसे जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कियोमी के चेहरे पर वही बिल्कुल डिसइंटरेस्ट वाला एक्सप्रेशन रहा, तो अप्रेजर ने पूछा कि क्या उसे ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ये तो एक कमाल का मौका है। काम न करना तो हर किसी का सपना होता है।
सच तो ये था कि हमारे प्रोटोगोनिस्ट को समझ ही नहीं आया था कि उन बातों का मतलब क्या है। अप्रेजर ने बताया कि ये खास स्टोन उन मॉन्स्टर्स की आत्माओं को सोख लेता है जिन्हें उस एन्चेंटेड वेपन से मारा गया हो, जिससे वो उसके गुलाम बन जाते हैं और वो उनकी एबिलिटीज भी ले सकता है। इसका असली असर तो तभी पता चलेगा जब वो किसी वेपन को इससे एन्चेंट करेगा। उसी पल हमारे लड़के को रियलाइज हुआ कि ये तो सही में एक्साइटिंग हो सकता है। अप्रेजर ने पूछा कि क्या वो ऐसा कुछ कर पाएगा, और कियोमी ने यकीन दिलाया कि वो इसे प्रैक्टिस में जरूर लाएगा। अप्रेजर ने ज्यादा देर नहीं लगाई और वही किया जो हमारे प्रोटैगनिस्ट ने डिसाइड किया था। अब उसे टेस्ट करना था कि उसकी तलवार क्या गुल खिला सकती है। कियोमी ने कुछ पल सोचा, पर उसे अच्छे से पता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। एडवेंचर्स की बिल्डिंग में वो सीधा ट्रेनिंग रूम गया, जहाँ वहाँ काम करने वाला एक बंदा अगले यूजर को बुला रहा था। जैसे ही हमारे लड़के का आइडेंटिफिकेशन पूरा हुआ, उसे रूम में जाने की परमिशन मिल गई। इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ई रैंक में है और अभी भी क्लासलेस है, तो उसने मान लिया कि ये बहुत कमजोर होगा। ऐसा सोचकर उसने रूम में अपने एन्चेंटमेंट्स यूज करना शुरू किया, जो उसके हिसाब से उस नौजवान के लिए काफी होते। एक बड़ा सा मैजिक सर्कल उनके नीचे प्रकट हुआ, जिसने उनकी आंखें चौंधिया दी। छोटे छोटे क्रीचर्स भी निकलने लगे। उनका डेंजर लेवल क्लास ई था। शुरुआत में तो ये मॉन्स्टर्स मासूम लग रहे थे और कॉटन कैंडी की तरह हवा में उड़ रहे थे, पर उनके छोटे शरीर के पीछे एक बहुत बड़ा और खतरनाक मुंह छुपा था। पहला क्रीचर हमारे प्रोटैगनिस्ट पर अटैक करने ही वाला था, जिसे बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं हुआ और उसने बड़ी आसानी से पहले वाले को काट डाला। जैसे ही वो क्रीचर हारा, तलवार से एक मिस्टीरियस एनर्जी निकलने लगी, जो उस क्रीचर की बॉडी की तरफ गई और उस एनर्जी ने कियोमी को पूरी तरह घेर लिया। उसे खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सब कुछ अब्सॉर्ब होने के बाद वहाँ का इंस्पेक्टर भी हैरान रह गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि इसकी वजह से मैजिकल डिफेंस का एक पॉइंट अब्सॉर्ब हो गया है। कियोमी को आखिरकार समझ आ गया कि इस मैजिक स्टोन के फायदे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा हैं, ये कंफर्म करते हुए कि उसका मैजिकल डिफेंस एक पॉइंट बढ़ गया है। इंस्पेक्टर ने हमारे लड़के से पूछा कि अभी अभी क्या हुआ था। कियोमी ने उस उत्सुक बंदे से कहा कि फिक्र मत करो, और अब एक जरूरी बात पूछनी है। वो जानना चाहता था कि क्या ये समनर सिर्फ लो लेवल क्रीचर्स ही बुला सकता है। ये कमेंट भले ही सिंपल था, पर उस आदमी को काफी चुभा और उसने कहा कि वो अब ऐसे तगड़े क्रीचर्स बुलाएगा कि हमारा प्रोटैगनिस्ट मदद के लिए चीखने लगेगा। इससे पहले कि वो अपना सम्मन शुरू कर पाता, एक आदमी रूम में एंटर हुआ। उसके साथ एक लड़की थी और उसने पूछा कि क्या वो भी इस ट्रेनिंग सेशन में शामिल हो सकता है। उसने ये भी कहा कि वो उन दोनों से मिलकर बहुत खुश है। इंस्पेक्टर अपनी बात पर अड़ा रहा कि ये टाइम कियोमी के लिए रिजर्व्ड है और उसने दूसरे एडवेंचरर से अपनी बारी का इंतजार करने को कहा। तभी उसने एक डार्क कार्ड दिखाया, जो बैंक उन लोगों को देता है जो क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। वो जो मांगने वाला था उसके लिए पैसा देने को तैयार था। पतली मूंछों वाला वो आदमी मास सम्मनिंग चाहता था। अगर कियोमी भी उनके साथ शामिल हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हमारा लड़का अब इंटरेस्ट लेने लगा। सम्मनर के लिए भी ये एक बड़ी रिक्वेस्ट थी, जिसका मतलब था काफी तगड़ा मुनाफा। कियोमी ने कहा कि उसे कोई एतराज नहीं है, जबकि असल में वो सोच रहा था कि वो इस बड़े मौके के लिए कितना शुक्रगुजार है। इस सब को देखते हुए इंस्पेक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वहाँ जो दो एडवेंचर्स थे वो क्लास ई और डी रैंक के थे। सम्मनर को अच्छे से पता है कि अब उसे क्या करना है। अब उसे ऐसे मॉन्स्टर्स लाने थे जो दोनों के लिए सही हों। उस कमरे में भारी तादाद में लेवल डी गोब्लिन्स प्रकट हो गए। उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि अपना प्रोटैगनिस्ट भी इम्प्रेस हो गया। वहाँ आए दूसरे एडवेंचरर ने सम्मनर की काबिलियत की तारीफ की और ये भी पूछा कि ये लड़का कौन सी क्लास का है। जब उसे पता चला कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की कोई क्लास ही नहीं है, तो वो दंग रह गया। वो और उसकी साथी इस बात पर मुस्कुराने लगे और हमारे लड़के से माफी मांगी कि उसे इतनी खतरनाक चीज में घसीट लिया। उसके बाद उसने अपनी तलवारें निकाली और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गया। वो और उसकी साथी पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि वो इन सारे क्रीचर्स को हरा देंगे और उन पर टूट पड़े। इससे पहले कि वो बड़े ग्रुप तक पहुंचते, एक मॉन्स्टर ने अटैक करने का फैसला किया और उस पर झपट पड़ा, पर एडवेंचरर ने अपनी तलवारों से उसे ब्लॉक कर दिया और मौका देखकर मॉन्स्टर को एक लात चिपका दी। उसने मॉन्स्टर की टांगों पर हमला किया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर गया। अब वो अगले तलवार के वार के लिए एकदम वल्नरेबल था। एडवेंचरर और उसकी साथी खुश थे कि वो क्रीचर्स को हरा रहे हैं। अब वो अगले वाले पर अटैक करने के लिए तैयार था, पर अचानक बाकी सारे मॉन्स्टर्स साफ हो गए। कमरे के बीच में सिर्फ हमारा प्रोटैगनिस्ट ही जिंदा खड़ा था। कियोमी ने कहा कि उसने उस तरफ का काम पहले ही तमाम कर दिया है। वो एडवेंचरर और उसकी साथी एकदम सदमे में आ गए। कियोमी ने उस अजनबी को धन्यवाद बोला, क्योंकि मास सम्मनिंग में तो असली मजा आता है। उन्हें बाय बोलते हुए उसने कहा कि उम्मीद है जल्द ही दोबारा मिलेंगे। ट्रेनिंग रूम से निकलने से पहले सम्मनर को एक सवाल पूछना था। वो लड़के के मूवमेंट्स के बारे में और जानना चाहता था, क्योंकि किसी क्लासलेस और ई क्लास बंदे के लिए ऐसे मूव्स दिखाना नामुमकिन है। हमारे प्रोटैगनिस्ट की आइडेंटिटी में काफी इंटरेस्ट दिखाते हुए उसने पूछा कि भाई तू है कौन। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बताने का मूड न होने की वजह से कियोमी ने बस इतना कहा कि वो एक क्लासलेस बंदा है, जिससे समनर की बोलती बंद हो गई।
उसने हमारे प्रोटैगोनिस्ट से बस एक बार वापस आने की गुजारिश की और वादा किया कि अगली बार वो उसके लिए और भी खतरनाक मॉन्स्टर सम्मन करेगा। कियोमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा कि वो इस बात के लिए शुक्रगुजार रहेगा। उस रूम में 42 मॉन्स्टर्स को हराने के बाद उसे टोटल 3 पॉइंट्स मिले। वो हमेशा उन्हें अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। लॉकर रूम में शावर लेते वक्त वो इसी बारे में सोचने लगा। वो जितना ज्यादा लड़ रहा है उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है। उसका वेपन अब कुछ खौफनाक बन चुका है। अब बाहर निकलते ही कियोमी ने देखा कि वहाँ काफी अफरा तफरी मची हुई है। सूट पहने एक आदमी उससे मिला और पूछा कि क्या हमारा लड़का एक एडवेंचरर है। उसने तुरंत हाँ बोला, जिससे वो आदमी काफी रिलीव्ड फील करने लगा। असल में वहाँ एक डंजन ओवरफ्लो शुरू हो गया था। ये खबर सुनकर कियोमी एकदम शॉक रह गया। उस रीजन के सारे एडवेंचर्स को रिक्रूट किया जा रहा था। डंजन ओवरफ्लो में क्रीचर्स इंसानी डायमेंशन में निकल कर आ जाते हैं। सिचुएशन सही में बहुत खतरनाक है। कियोमी को तैयारी करनी होगी। उसी पल सिस्टम ने उसे एक इमरजेंसी टास्क दे दिया। कियोमी को रियलाइज हुआ कि ये और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने का एक बड़ा मौका है। जहां लोग डेस्परेशन में हैं, कियोमी सोच रहा है कि वो सिस्टम के इमरजेंसी मिशंस की वजह से एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स का इंतजार कर सकता है। और उनमें से एक मिशन फिर से प्रकट हो गया। उसका ऑब्जेक्टिव है इस ओवरफ्लो की वजह को खत्म करना। ये ऑब्जेक्टिव सुनकर वो सोच में पड़ गया। उसने हमेशा सोचा था कि इस तरह के इवेंट्स नेचुरल डिजास्टर होते हैं। जब वो ये सोच रहा था कि क्या ये सही में एक्सीडेंटल नहीं था, तभी एक आदमी ने उससे कहा कि जल्दी करो और वहां जाओ जहां तुम्हारी जरूरत है। कियोमी ने कहा कि वो जाएगा, पर उस आदमी को और भी बेचैन छोड़ते हुए उसने पहले अपना सामान ढंग से बैकपैक में पैक किया। उसके शहर शाबुया में हर तरफ तबाही और केओस फैल रहा है। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और मॉन्स्टर्स लोगों को मारने के लिए पीछे पड़े हैं। भीड़ की इस भगदड़ में एक लड़की ठोकर खाकर गिर जाती है। इस वजह से वो उन क्रीचर्स के लिए एक आसान शिकार बन गई। एक गोब्लिन ने देखा कि ये तो बड़ा सही मौका है और वो सीधा उस लड़की की तरफ लपका, उसकी जान लेने के लिए तैयार। डेस्पेयर के मारे लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और चीखने लगी। बेचारी ये देख ही नहीं पाई कि कब उस क्रीचर का सर कटकर अलग हो गया। जब उसने आंखें खोली तो उसे रियलाइज हुआ कि एक एडवेंचरर ने उसकी जान बचा ली है। हाय, अभी वो समझने की कोशिश ही कर रही थी कि हुआ क्या। उसने हमारे प्रोटैगोनिस्ट को स्वॉर्ड्समैन बोलकर थैंक यू कहा। इस बात पर कियोमी ने उसे करेक्ट किया और बोला कि भाई मेरी कोई क्लास नहीं है। ये सुनते ही लड़की एकदम शॉक हो गई। उसे लगा कि ये तो कोई बिल्कुल बेकार बंदा है और वो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग निकली। हमारा हीरो भले ही ऊपर से ना दिखाए, पर लोगों का ऐसा रिएक्शन उसे अंदर से चोट पहुंचाता है। वहाँ बाकी एडवेंचर्स भी भीड़ को संभालने के लिए मौजूद थे, पर उनका सामना एक खतरनाक क्रीचर से हो गया। वो सब मिलकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। अंधेरे से वो क्रीचर एक राइस केक खाते हुए बाहर निकलता है। एक हॉबगोब्लिन लेवल डी क्रीचर, और इसने पहले ही कई लोगों की जान ले ली थी। जैसे ही एडवेंचर्स ने उसका डेंजर लेवल देखा, उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया, अपने एक साथी को पीछे छोड़कर। हमारा प्रोटैगोनिस्ट उसी तरफ आ रहा था और उसने उन भागते हुए एडवेंचर्स को देखा। उसके आने से वो अकेला बचा हुआ एडवेंचरर सरप्राइज हो गया और उसने पूछा कि हमारा लड़का कौन है। कियोमी ने तुरंत अपना इंट्रो दिया और बताया कि वो भी एक एडवेंचरर है और लेवल ई पर है, लेकिन उसने कोई क्लास नहीं चुनी है। इस छोटी सी बात ने उस दूसरे एडवेंचरर को और भी डरा दिया। उसे लगा कि इस लड़के की वजह से बस और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। उसने तो ये भी नोटिस नहीं किया कि एक गाड़ी उसकी तरफ फेंकी गई है। पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, पर जीने की चाहत तगड़ी थी और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उस रास्ते से दूर कूद गया। ये सब देखकर मॉन्स्टर को बड़ा मजा आ रहा था। हमारा प्रोटैगोनिस्ट जानता है कि इस मॉन्स्टर की अटैक पावर काफी ज्यादा है। इनका शरीर मजबूत और रेजिलिएंट होता है, पर इस क्रीचर का दिमाग एकदम पैदल है। कॉन्फिडेंस से भरे हुए कियोमी ने दूसरे एडवेंचरर से कहा कि हमें इसे जल्दी निपटाना होगा और वो मान गया। बहुत हिम्मत दिखाते हुए हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने उस आदमी से कहा कि वो क्रीचर का ध्यान भटकाएगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो पूरी रफ्तार से भागने लगा। पीछे छूटा हुआ एडवेंचरर पैनिक कर गया। उसे लगा वो अकेला रह गया है, पर वो क्रीचर तो जैसे हमारे हीरो के मूवमेंट से हिप्नोटाइज हो गया था और तुरंत उसके पीछे निकल पड़ा। कियोमी को पहले से पता था कि ऐसा ही होगा, जबकि दूसरा एडवेंचरर ये नतीजा देखकर हैरान था। जैसे ही वो दोनों दूर गए, उसे समझ आया कि हमारे लड़के का प्लान क्या था। उसने पीछे से क्रीचर के पास पहुंचकर अपनी तलवार से वार किया और मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगा, पर इतना काफी नहीं था उसकी जान लेने के लिए। तभी उस आदमी को रियलाइज हुआ कि अब वो फंसने वाला है, क्योंकि वो राक्षस उस पर जानलेवा हमला करने वाला था। पर क्योंकि उसने हमारे प्रोटैगोनिस्ट की तरफ अपनी पीठ कर ली थी, क्रीचर पर एक बार फिर अटैक हुआ और इस बार डैमेज काफी ज्यादा था। सिस्टम ने हमारे लड़के को नोटिफाई किया कि उसने एक अटैक पॉइंट अब्सॉर्ब कर लिया है। उस क्रीचर को हराने के बाद कियोमी ने दूसरे एडवेंचरर की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा कि क्या वो अभी भी लड़ने के लायक है। काफी जोश में उसने हाँ कहा और बोला कि वो इन नए हंटर्स से पीछे नहीं रहेगा। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उस आदमी और हमारे प्रोटैगोनिस्ट को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये हायर लेवल एडवेंचर्स के आने की आवाज थी। वो आखिरकार वहां पहुंच रहे थे।
ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर ने कहा कि उनका काम जो लेवल ई से नीचे है बस मासूम लोगों की मदद करना है और मॉन्स्टर्स से निपटने का काम बड़े लोगों पर छोड़ देना चाहिए। पर अपने लड़के ने उसकी स्पीच को पूरी तरह इग्नोर कर दिया क्योंकि वो पहले ही खतरे की तरफ दौड़ चुका था। हमारे प्रोटैगोनिस्ट के साथ क्या होगा इस फिक्र में एक्सपीरियंस्ड हंटर ने भी उसका पीछा करने का फैसला किया। कियोमी को एक शहर के बीचों बीच उसे एक तरह का पोर्टल मिला। वो जगह पूरी तरह घेरी हुई थी और उस डायमेंशनल ओपनिंग से भारी एनर्जी निकल रही थी। कियोमी को अपने पीछे उस हंटर की तेजी से चलती सांसें सुनाई दे रही थीं। बेचारे को हमारे लड़के के साथ तालमेल बिठाने के लिए काफी जोर लगाना पड़ रहा था। कियोमी ने पूछा कि उसने उसका पीछा करने का फैसला क्यों किया। आदमी ने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये लड़का इतनी खतरनाक जगह एकदम अकेला जा रहा था। कियोमी पहले बोलने वाला था कि वो आदमी बहुत अच्छा इंसान है, पर बीच में ही रुककर बोला कि वो आदमी असल में एक इडियट है। हंटर को बड़ा बुरा लगा ये जानकर कि लड़के ने जानबूझकर अपने शब्द बदल दिए हैं। खैर, एडवेंचरर ने कहा कि ये नौजवान भले ही स्ट्रांग हो सकता है पर अकेला जाना अभी भी बेवकूफ़ी है, उसके लिए भी ये खतरनाक है। पर वो आदमी पक्का वापस घर जाएगा ताकि बाद में एक ड्रिंक पी सके। उसने कहा कि लड़के को भी वही करना चाहिए और ऐसे दुखदायक और खतरनाक कांड से बचना चाहिए। उसने पूछा कि हमारा प्रोटैगोनिस्ट उस खास जगह पर कर क्या रहा था। कियोमी ने कहा कि वो इस ओवरफ्लो की जड़ को खत्म करने जा रहा है। उस एक्सपीरियंस हंटर के लिए भी ये इवेंट एक नेचुरल डिजास्टर ही था। पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए कियोमी ने कहा कि वो अभी पता लगा लेगा कि ये सच है या नहीं। हमारा लड़का उस गेट को छूने ही वाला था। वो उस ओपनिंग के जितना करीब जा रहा था उससे निकलने वाली एनर्जी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। किरणों की चमक इतनी तेज थी कि उसकी आंखें चौंधिया गईं। तभी एक इतना बड़ा फ्लैश हुआ जो बिल्कुल किसी धमाके जैसा था, और वही हुआ। हमारे प्रोटैगोनिस्ट का शरीर काफी दूर जा गिरा जिससे दूसरा एडवेंचरर परेशान हो गया। उस पोर्टल में एंटर करना नामुमकिन था, पर उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश की वजह से वहां से कुछ बाहर निकल आया था। दूसरा एडवेंचरर सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। एक क्रीचर प्रकट हुआ था, वो लेवल सी था, एको ऑफ कुरुलकेन। मॉन्स्टर सोचने लगा कि आखिर इसे ढूंढा कैसे गया, और हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने वो सिंबल पहले कहीं देखा था। वो उसी इवेंट में मौजूद था जिसमें उसकी पुरानी जिंदगी खत्म हुई थी। सामने आने के बाद मॉन्स्टर ने अपना रूप बदलना शुरू किया, जो बिल्कुल उस ड्रैगन जैसा दिख रहा था जिसे हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने हराया था। वो मॉन्स्टर उन दोनों की जान लेने पर आमादा था। सबसे एक्सपीरियंस्ड एडवेंचरर पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर होगा। वो भयानक क्रीचर उन दोनों एडवेंचर्स पर अटैक करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने अपना डिस्ट्रक्टिव अटैक चार्ज किया, उसके गले में एक अलग ही चमक दिखाई दी। कियोमी को तुरंत अपने पुराने एक्सपीरियंसेस याद आ गए, पर मॉन्स्टर का अटैक बहुत फास्ट था और अब उसे अपना बचाव करना था। उस अटैक को ब्लॉक करने का कोई रास्ता नहीं था, तो बस भागना ही एक ऑप्शन बचा था, और वो उस दूसरे एडवेंचरर को भी अपने साथ ले गया। दोनों ने किसी तरह सबसे बुरा होने से बचा लिया। जमीन पर गिरते ही कियोमी ने नोटिस किया कि उस आदमी की तलवार लगभग पूरी तरह रस्ट हो चुकी थी। उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये वक्त का असर था। उस क्रीचर के किसी भी अटैक से हिट होना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। कियोमी उसके खिलाफ कुछ करने का रास्ता सोचने लगा। आदमी ने कहा कि उसे वहीं छोड़ दे क्योंकि वो लड़के पर बस एक बोझ है। कियोमी को याद आया कि उसने पहले कहा था कि वो घर वापस जाएगा। ये सुनकर पुराना एडवेंचरर काफी इमोशनल हो गया। जब वो बात कर रहे थे तभी क्रीचर एक और अटैक करने वाला था। कियोमी ने उस आदमी को एक बार फिर बचाया जिसने हमारे लड़के से कहा कि वो आज दिन के एंड में साथ में ड्रिंक पियेंगे। पर सबको हैरान करते हुए कियोमी ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी अंडर एज है। अब एक सेफ डिस्टेंस पर पहुंचकर हमारे लड़के ने अपनी तलवार पकड़ ली, जबकि वो आदमी उसे सावधान कर रहा था कि बेवकूफी मत करना। कियोमी के पास ऐसे दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का पुराना बैटल एक्सपीरियंस है जो ऐसी टैक्टिक्स यूज करते हैं। क्रीचर ने पूछा कि क्या उसे सही में लगता है कि वो ये मुकाबला जीत सकता है, और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, इस बार फिजिकल अटैक करने के लिए। कियोमी ने स्ट्रैटेजी में इस अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं की थी, तो उसे हिट होने से पहले साइड में डॉज करना पड़ा। भले ही उसने फास्ट रिएक्ट किया, पर एंड में उसने क्रीचर की बॉडी पर एक कट मार ही दिया। वो भी इस मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहता था। तुरंत अपनी तलवार चलाई अटैक करने के लिए और मॉन्स्टर की बॉडी पर निशाना लगा भी दिया, पर उसका वार ज्यादा असरदार नहीं था। उसके आर्मर की सख्ती इतनी ज्यादा है कि चोट लगने के बाद झटका वापस आया और हमारे प्रोटैगोनिस्ट का हाथ कांपने लगा, और उस घिनौने क्रीचर ने अपने कॉस्मिक ब्रेथ से उस पर फिर से हमला कर दिया। कियोमी को याद आया कि एक ड्रैगन कभी भी अपने ही अटैक से अपना गला नहीं जलाता, इसीलिए उसके गले के बेस पर वो एक मैजिकल पॉइंट होता है। वही वो जगह है जहां उसे अपने अटैक्स फोकस करने चाहिए। ऑफेंसिव स्टांस लेते हुए उसने अपनी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक यूज की, अपने स्वॉर्ड डांस अटैक को उस क्रीचर की तरफ भेजते हुए। मॉन्स्टर को रियलाइज हुआ कि उसे कुछ करना पड़ेगा, पर तब तक हमारे लड़के का अटैक उसे लग चुका था। जैसे ही उसके वीक पॉइंट पर चोट लगी, क्रीचर ने पूछा कि क्या वो सही में हार गया है। कियोमी जानता है कि मॉन्स्टर के अटैक्स में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर लगती है, और अब जबकि वो थका हुआ लग रहा है, ये उसके लिए परफेक्ट मौका है अपने अटैक्स एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने का।
क्रीचर की बॉडी पर कई बार वार करके उसने उसके आर्मर को थोड़ा डैमेज कर दिया और आखिरकार मॉन्स्टर की बॉडी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा नंगा हो गया। अब जबकि वहां तक पहुंच आसान थी, कियोमी ने पहले से कहीं ज्यादा तगड़ा वार किया। दर्द उस क्रीचर के पूरे शरीर में फैल गया और उसकी दर्द और तड़प भरी चीखें हवा में गूंजने लगीं। कियोमी को समझ आ गया कि क्रीचर का ये डेस्पिरेशन वाला रिएक्शन खतरनाक हो सकता है और अगले ही पल मॉन्स्टर की पूंछ उसे जोर से लगी। इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि वो काफी दूर जा गिरा। कियोमी संभालने की कोशिश कर रहा है ताकि कॉम्बैट में वापस आ सके, क्योंकि वो विशालकाय क्रीचर पहले ही उसकी तरफ उड़कर आ रहा था उस पर फिजिकल अटैक करने के लिए। अपने लड़के को समझ आ गया कि उसे तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। पर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मॉन्स्टर का अटैक उस दूसरे एडवेंचरर की ढाल ने रोक लिया। उस आदमी ने हमारे लड़के को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। वो जितना हो सके क्रीचर को रोकने की कोशिश कर रहा था और साथ ही पूछा कि क्या कियोमी ठीक है। ऐसी लड़ाई में वो यही सबसे बड़ी मदद कर सकता था, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये काफी से भी ज्यादा था। क्रीचर का शरीर अचानक बिना किसी वजह के ढेर होने लगा। न सिर्फ मॉन्स्टर हैरान था, बल्कि वो शील्ड पकड़ने वाला एडवेंचरर भी दंग रह गया। ये सब हमारे प्रोटैगनिस्ट का काम था, जिसने मॉन्स्टर को हराने के लिए पॉइजन जहर का इस्तेमाल किया था। उसने ये स्किल उस हॉबगोब्लिन को हराने के बाद सीखी थी जो उन्हें पहले मिला था। मॉन्स्टर का शरीर पैरालाइज्ड हो गया और वो मुश्किल से बोल पा रहा था। ये देखकर कि हमारा प्रोटैगनिस्ट काफी खतरनाक तरीके से पास आ गया है, क्रीचर ने एक नाम लिया, करुणा। उसके तुरंत बाद एक काटने वाले वार ने उसका काम तमाम कर दिया और सिस्टम ने हमारे लड़के को नोटिफाई किया कि उसने एक डिफेंस पॉइंट अब्सॉर्ब कर लिया है। इतना ही नहीं, उस क्रीचर को हराने के बाद वो लेवल 7 पर पहुंच गया। फाइनली इमरजेंसी मिशन पूरा हो गया था और हमारे लड़के को रिवॉर्ड के तौर पर एक और मिस्टीरियस चाबी मिली। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए कियोमी को लगा कि वो इस क्रीचर से दोबारा लड़ेगा। उस जगह अब बस वो जीते हुए एडवेंचर्स बचे थे और बूढ़े ने पूछा कि नौजवान को क्या मिला है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी तलवार साफ करने में लगा रहा और बूढ़े को समझ आ गया कि अपनी जान बचाने वाले से ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। सच तो ये है कि इतने स्ट्रेस के बाद बड़ा सुकून मिला और भले ही वो एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे, पर इस मुसीबत ने दोनों को दोस्त बना दिया था। हमारे लड़के के चेहरे की मुस्कान इस बात को साफ बता रही थी। उनकी मुलाकात जल्द ही सूट पहने हुए आदमियों के आने से रुक गई। उनमें से एक जानना चाहता था कि क्या उन्होंने ही उस क्रीचर को हराया है। इससे पहले कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ बोल पाता, उसके अजीब से दोस्त ने साफ कह दिया कि ज्यादातर काम इस नौजवान ने किया है। सूट वाला आदमी हमारे लड़के को पहचान गया, वही लेवल ई एडवेंचरर जिसकी कोई क्लास नहीं है। ओवरफ्लो खत्म हो गया था और पोर्टल फिर से स्टेबलाइज हो गया था। अब ये आदमी जानना चाहता था कि क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी। कियोमी को रियलाइज हुआ कि एक गवाह के होते हुए इस बारे में चुप रहना मुश्किल होगा। इस सिचुएशन में रहना उसके लिए मुश्किल था, तो उसने कह दिया कि ड्रैगन के हारने के बाद पोर्टल अपने आप नॉर्मल हो गया। सूट वाले आदमी को ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि अब तक उन्हें लगता था कि ये सब नेचुरल डिजास्टर होता है। कियोमी ने बोला, देखो भाई, मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया। फिर अपने नए दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर वो वहां से निकल गया। जब वो दोनों जा रहे थे तो किसी ने पूछा कि क्या उन्हें ऐसे ही जाने देना सही है। वहां एक पट्टी बंधा हुआ बंदा खड़ा था। उसने बोला कि वो उनसे बात उगलवा सकता है और उसने साफ कर दिया कि वो इसके लिए गंदे तरीके यूज करेगा। पर सूट वाले आदमी ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो उनसे दोस्ती से बात करना चाहता है, क्योंकि उसे पहले ही पता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की एक बहन हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी एडवेंचरर्स उस आदमी की चतुराई देखकर दंग रह गए। उसे पता है कि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है और ताकत लोगों के साथ होने में है। उसे लगता है कि कियोमी उसका ट्रम्प कार्ड बन सकता है। थोड़ी देर बाद उसे किसी का कॉल आया। उसने दूसरी तरफ वाले बंदे से कहा कि जैसा तय हुआ था वो वैसा ही करेगा और उसे भी साथ लेकर आएगा। ब्लड सर्पेंट्स का लीडर इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अपने कमरे में कियोमी बड़े ध्यान से कुछ टूल्स चुन रहा था और उन्हें अपने बैकपैक में भर रहा था। जब वो इस काम में लगा था, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई। एक ईमेल था। उसके हालिया कारनामों की वजह से अपने लड़के को अगले क्लास में प्रमोट कर दिया गया था। अब वो एक लेवल डी एडवेंचरर बन चुका था और ये सब सिर्फ लेवल 7 पर। कियोमी अपनी प्रोग्रेस देखकर काफी एक्साइटेड था। थोड़ी देर बाद उसे एक और मैसेज आया। उसकी बहन ने लिखा था कि वो अब काफी फेमस हो रहा है। उसने एक लिंक भी भेजा ताकि वो खुद देख सके। कियोमी उन राइजिंग न्यूकमर्स की लिस्ट में शामिल था। उसके अलावा हीलर न्यामी भी वहाँ थी, जो बहुत बढ़िया काम कर रही थी। इसी मौके पर नात्सु ने हमारे प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या सही में उसकी कोई क्लास नहीं है, और अपनी जिंदगी में पहली बार उसने एक ढंग का एक्सप्लेनेशन दिया, ये बोलते हुए कि उसके पास कोई क्लास न चुनने की एक बहुत बड़ी वजह है। अब पूरे साजो सामान के साथ वो उस माइनिंग डायमेंशन में जाने के लिए तैयार था। चाबी उसकी हथेली में थी। हालांकि सिस्टम ने बोला कि ये चाबी हायर लेवल एडवेंचर्स के लिए बनी है। हो सकता है हमारे लड़के का लेवल अभी उतना ना हो। अब ये उस पर है कि वो इसे यूज करना चाहता है या नहीं। एक पल के लिए उस मैसेज ने उसे सोच में डाल दिया, पर उसे अपनी पिछली लाइफ याद आई और ये भी कि कैसे वो दूसरों पर बोझ था और अपनी बहन को नहीं बचा पाया था। वो अपनी जिंदगी में काफी दुख झेल चुका था, इसीलिए उसने चाबी यूज करने का फैसला किया। सिस्टम ने कहा, सही डिसीजन है भाई। फिर उसे उस डायमेंशन में एंट्री मिल गई। इस बार उसके सामने एक पोर्टल प्रकट हुआ
और अपने आप हमारे लड़के का शरीर अंदर खींचने लगा। जैसे ही वो ट्रांसमिग्रेट हो रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। पर अचानक वो एक किले के हॉल में पहुंच गया जहां हर तरफ गार्ड्स खड़े थे। ये वो डायमेंशन नहीं लग रही थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। कियोमी ये सब देखकर काफी सरप्राइज हो गया। उसके सामने एक तख्त पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। ये एल्विस की दुनिया थी, एक रैंक डंजन। उस हॉल के अंदर तख्त देखकर कियोमी सोचने लगा कि क्या ये सही में एक डंजन ही है। और वो बंदा जो वहां का राजा लग रहा था, उसने कहा कि हमारा लड़का भगवान की मर्जी से यहाँ आया है और वो उसका नाम जानना चाहता है। कियोमी ने ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं की थी, और जिस तरह से ये कहानी मोड़ ले रही थी, उसे लगा शायद ये कोई मिशन है। फिर भी उसने राजा को अपना इंट्रो दिया और बताया कि वो वहाँ लूना मैजिक स्टोन्स ढूंढने आया है। राजा ने तुरंत ताड़ लिया कि वो मैजिकल वॉर्टेक्स बीमारी का इलाज करना चाहता है। उस आदमी की ये तेजी देखकर हमारा लड़का हैरान रह गया। राजा ने कहा कि अगर वो यही चाहता है तो वो एक एल्केमिस्ट को ऑर्डर दे सकता है सब तैयार करने के लिए। लेकिन लूनर मैजिक स्टोन उस दुनिया का एक बहुत ही कीमती रिसोर्स था। कियोमी तुरंत समझ गया कि ये मुफ्त में तोह नहीं मिलने वाला। उसने पूछा कि क्या उसे कोई चैलेंजिंग काम करना पड़ेगा। राजा ने कहा कि लड़का जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा समझदार है और भगवान की मर्जी ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग। भाई, उनकी बातों के बीच एक मैसेंजर अचानक टपक गया। वो क्या फुसफुसाकर बात कर रहे थे। हमारे प्रोटोगोनिस्ट को घंटा कुछ सुनाई नहीं दिया, पर किंग ये जानकर एकदम हिल गया कि इस एडवेंचरर की कोई क्लास ही नहीं है। सोल्जर्स भी सोच में पड़ गए और टेंशन लेने लगे। राजा को तो लगा कि शायद कोई गलती हुई है, क्योंकि उन्हें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कियोमी ने पूछा, भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? राजा बेचारा शर्म के मारे अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाते हुए बोला, नहीं नहीं, भगवान की मर्जी कभी गलत नहीं होती, पर हमारे लड़के के लिए टास्क ये था कि उसे एक ड्यूल मुकाबला करना पड़ेगा और उसका दुश्मन था एक ग्रेट सिनर, महापापी। उसका जुर्म ये था कि उसने अपने ही लोगों पर हमला किया था। उस बंदे की वजह से हर तरफ तबाही मच गई थी और मासूमों का कत्लेआम हुआ था। जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो भाई का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, बस उसके पास ताकत थी तो वो उसे चला रहा था। वो कमीना अपने हाथों से बिजली निकाल लेता था और बिना किसी रहम के मासूमों पर आग के गोले बरसाता था। ये सब याद करते हुए राजा ने कहा कि अपने ही लोगों पर हमला करना काफी फॉरबिडन है। एल्विस के लिए ये एक पवित्र कानून है, इसीलिए उन्होंने बाहर से किसी को बुलाया है इस काम के लिए, और अगर हमारा प्रोटोगोनिस्ट इसे एक्सेप्ट करता है तो उसे उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। कियोमी तुरंत प्रपोजल सुनकर जोश में आ गया और राजा से बोला, डन है भाई, डील पक्की। उसने किंग की तरफ हाथ बढ़ाया, पर कुछ हुआ नहीं। वो मैसेंजर अभी भी फिक्र में था कि ये अनजान क्लास लेस एडवेंचरर क्या उखाड़ लेगा। और तभी राजा अपने तख्त से उठा। आखिरकार उन्होंने हाथ मिलाया और कंफर्म किया कि मुकाबला अगले दिन होगा और तब तक लड़का शहर में खुले आम घूम सकता है। कियोमी ने इतनी अजीब जगह की उम्मीद नहीं की थी और वो सही में लोगों को जानने के लिए शहर निकल गया। एक औरत ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और कहा कि वो उसे पूरा शहर घुमाएगी। कियोमी को ये पूरा एक्सपीरियंस बड़ा अजीब लग रहा था। ये कोई नॉर्मल डंजन जैसा नहीं दिख रहा था। औरत ने बताया कि है तो ये डंजन ही, पर ये जगह काफी स्पेशल है। 10 साल हो गए जब आखिरी बार कोई बाहर वाला यहाँ आया था। हमारा प्रोटोगोनिस्ट वहाँ के अजीब फल फूल देखकर मजे ले रहा था। उसने पूछा कि उस पिछले विजिटर का क्या हुआ, तो उस औरत ने बिना कोई पर्दा किए कड़वा सच बोल दिया, भाई वो पिछला वाला तो अब ऊपर वाला हो गया है। ये सुनते ही हमारे हीरो को समझ आ गया कि ये जगह खतरनाक हो सकती है। घूमते घूमते उन्हें लोगों के ताली बजाने की आवाज आई। ऐसा लगा स्क्वायर में कोई इवेंट होने वाला है। तो उस औरत ने कहा, चलो हम भी थोड़ा देख लेते हैं। एक एल्फ वहाँ लोगों का ध्यान खींच रहा था क्योंकि वो एक मस्त मैजिक शो दिखाने वाला था। अपनी ही लैंग्वेज में उसने स्ट्रेंथनिंग एन्चेंटमेंट तैयार करना शुरू किया। उसके तुरंत बाद उसने हाथों से फायरबॉल्स बनाए और उन्हें हवा में उछाल दिया। जैसे ही उसने मुट्ठी बंद की, फायरबॉल फट गया और एक कमाल का पायरोटेक्निक शो बन गया। कियोमी को रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ फायरबॉल नहीं था, ये काफी ज्यादा पावरफुल था। उस बंदे ने बताया कि ये टेक्निक किसी की एबिलिटी को टेम्परेरी बढ़ा देती है। गाइड ने बताया कि ये टेक्निक हाल ही में इन्वेंट हुई है, क्योंकि हमारा क्लासलेस एडवेंचरर बड़ा तेजी से सीखता है। उसने सिर्फ देखकर ही वो एबिलिटी सीख ली। ये लड़ाई में पक्का काम आएगी। भाई की शुरुआत काफी तगड़ी रही। जैसे ही सूरज ढल गया, उसे रियलाइज हुआ कि आज उसने काफी कुछ कर लिया है। उसने गाइड से कहा कि अगर मौका मिला तो वो और भी जानना चाहेगा। गाइड ने बड़ा ही भयानक जवाब दिया, बेटा अगर कल जिंदा बचे तभी और सीख पाओगे। कियोमी को उसकी आवाज का ये शक भरा टोन पसंद नहीं आया, पर फिर भी उसने बाय बोल दिया। अगले दिन वो एरिना की तरफ जाने वाले कॉरिडोर्स में चल रहा है। उसके कदम एकदम कॉन्फिडेंट हैं और आखिरकार उसने वहां एंट्री मारी जहां मुकाबला होने वाला है। बहुत सारे लोग ये तमाशा देखने के लिए वहां मौजूद हैं। दूसरी तरफ से उसका ओपोनेंट भी लाया जा रहा है। बाप रे, इलस्ट्रेटर ने क्या भयानक बड़ा दिखाया है इसे। इसका साइज देखकर लग रहा है कि ये जरूर, भाई ये बंदा तो ऐसा लग रहा है जैसे बचपन से ही बेबी बॉटल में प्रोटीन शेक पीता हो और नीडल से कभी डरा ही ना हो। कियोमी ने तुरंत नोटिस किया कि ये सिटीजन तो उससे बिल्कुल अलग है जैसा उसने सुना था। उस कैदी ने गार्ड से पूछा कि अगर वो जीत गया तो क्या उसे रिहा कर दिया जाएगा।
उसने तुरंत वहां मैजिक यूज करना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों के इशारे से एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनाया। पूरी जगह अंधेरे से ढक गई और कियोमी समझ गया कि ये टेक्निक तो टाइम को ही बदल रही है। वो हरामी कैदी बोला कि ये फेस्टिवल उसकी डेवलपमेंट के लिए खुराक का काम करेगा। कैदी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारे प्रोटोगोनिस्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस बार उसने अपने हाथों में बिजली पकड़ ली और हमारे प्रोटोगोनिस्ट को एक और स्पेल में घेर लिया। वो पानी वाली टेक्निक हमारे लड़के को कुछ भी देखने से रोक रही थी। तभी उसे रियलाइज हुआ कि बारिश सिर्फ उसके आसपास ही हो रही है, पर वो इसे अपनी रुकावट नहीं बनने दे सकता था। तो उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी, पर तभी देखा कि क्रिमिनल एक और टेक्निक यूज कर रहा है। इस बार एक बैंगनी रंग का गोला प्रकट हुआ। क्रिमिनल ने अपनी टेक्निक जमीन पर मारी और वो पूरी जगह फैलने लगी। इससे पहले कि हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ समझ पाता, उसके पैरों के नीचे की जमीन नरम होने लगी और एक ताकत उसे अंदर खींचने लगी। कियोमी को जमीन निगल रही थी। उसे उस मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता था, जो उसके लिए एक अनजान टेक्निक थी। जब वो अंदर धंस रहा था, उसने अपने हाथों से जमीन पकड़ने की कोशिश की। सबसे अजीब बात तो ये थी कि एल्विस उस क्रिमिनल के लिए चीयर्स कर रहे थे। क्रिमिनल ने हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखकर पूछा कि क्या हुआ भाई, गाड़ी अटक गई क्या? उसने बोला कि अभी तो उसने मूव्स शुरू ही किए हैं और हमारा लड़का एक नंबर का गधा है जो उसके चारे में फंस गया और अब इस हालत में है। राजा पहले से ही सोच रहा था कि एक इंसान के लिए ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, पर रिजल्ट जो भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अपनी जान गंवाएगा वो उसके अपने लोगों में से नहीं होगा। कियोमी को रियलाइज हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो टिक नहीं पाएगा, तो उसने अपनी बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक यूज की ताकि गड्ढे से बाहर निकल सके। पर जो ताकत उसे मिली वो अभी भी कम थी। तभी उसने स्किल एनहांसमेंट यूज करने का फैसला किया। इस बार वो उस कीचड़ वाले गड्ढे से अपने शरीर को बाहर निकालने में कामयाब रहा। वो क्रिमिनल भी ये देखकर इम्प्रेस हो गया। वहीं हमारे प्रोटैगनिस्ट ने राहत की सांस ली कि उसने वो टेक्निक सीख ली थी, क्योंकि अब वो उम्मीद से कहीं बेहतर मूव कर सकता था। और उसने दुश्मन पर स्वॉर्ड डांस अटैक्स बरसाना शुरू कर दिया। वार हवा को चीरते हुए गए, पर एक बैरियर से टकरा गए। कियोमी ये रिजल्ट देखकर दंग रह गया। जिस चीज पर उसने हमला किया था वो तो बस बर्फ का एक ढांचा था। क्रिमिनल उसकी पहुंच से दूर जा चुका था, ये बोलते हुए कि इंसानी मैजिक इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकता। इस बार उसने अटैक करने के लिए भी बर्फ का इस्तेमाल किया, पर हमारे लड़के के पास ठंड से बचने की रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए ये कोई खतरा नहीं था। पर क्रिमिनल अभी भी पूरे टशन में था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसने कहा कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को उन दोनों की ताकत का फर्क समझ लेना चाहिए, और उसने लड़के की तरफ बर्फ के नुकीले खंजर की एक भारी बारिश भेज दी। वो तीखे प्रोजेक्टाइल्स हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका इम्पैक्ट इतना भयानक है कि हर तरफ तबाही मच गई। उस अटैक से जो धूल उड़ी, उससे ऑडियंस कंफ्यूज हो गई कि आखिर हुआ क्या। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बीच में बर्फ का एक बड़ा सा ताबूत बन गया हो। सबसे अजीब बात तो ये है कि ये लोग उस क्रिमिनल के लिए तालियां बजा रहे हैं जिसने टेक्निकली उनका सबसे पवित्र कानून तोड़ा था। जश्न मनाते हुए क्रिमिनल बोला कि आखिरकार वो आजाद है। राजा की तरफ देखते हुए उसने पूछा कि क्या वो अपना वादा निभाएंगे। दिखने में लगता है कि राजा ही अकेला बंदा था जो क्रिमिनल के लिए खुश नहीं था, और सबको हैरान करते हुए वो बर्फ का ताबूत एकदम धमाके से फट गया। न राजा और न ही ऑडियंस ने ऐसे किसी कांड की उम्मीद की थी। उस बर्फ के पहाड़ के अंदर कुछ तो हुआ था। हमारे प्रोटैगनिस्ट की तलवार वहां से बाहर निकली। उसकी ब्लेड चमक रही थी और इस एबिलिटी की वजह से वो उस जेल से निकलने में कामयाब रहा। क्रिमिनल हमारे लड़के की काबिलियत देखकर काफी इम्प्रेस लग रहा है। कियोमी को रियलाइज हुआ कि भले ही बर्फ की गिनती ज्यादा थी, भाई उसके इतने भयानक मसल्स देखकर भी कियोमी समझ गया कि सामने वाला एल्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में उतना तगड़ा नहीं है जितना वो दिख रहा है। वो बॉडी तो बस इंस्टाग्राम फोटोज के लिए है। क्रिमिनल के लिए ये मुकाबला और भी मजेदार होता जा रहा था, और वो फिर से अपना अगला स्पेल तैयार करने लगा, ये सोचते हुए कि उसे अपनी पावर और ज्यादा बढ़ानी चाहिए। कियोमी ने कहा कि उसका दुश्मन काफी स्किल्ड है, पर वो ये देखकर हैरान था कि ये राक्षस और भी स्ट्रांग हो सकता है। वो दुश्मन की रफ्तार का सामना नहीं कर पा रहा था और सोचने लगा कि क्या इस मॉन्स्टर को काउंटर करने का कोई रास्ता है। तभी उसे अपनी पिछली लाइफ की एक बात याद आई, जहाँ एक एडवेंचरर ने कहा था कि उसे एक बड़ा ही फट्टू एल्फ मिला था। उस क्रीचर के बालों में उसके खुद के मैजिक से आग लग गई थी, और उसके बाद वो डर के मारे इधर उधर भागने लगा। कियोमी को समझ आ गया कि ये छोटी सी क्लू ही इस लड़ाई से निकलने का रास्ता है। उसने तुरंत अपनी नजर घुमा ली और ऑडियंस की तरफ देखने लगा। क्रिमिनल को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। बोला कि भाई ध्यान मत भटकाओ, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारा लड़का पहले से ही अटैक मोड में था। बॉडी स्ट्रेंथनिंग यूज करने के बाद भी वो दुश्मन को हिट नहीं कर पाया। कियोमी ने फिर टेक्निक एनहांसमेंट यूज की, पर एल्फ ने उसे भी डॉस कर लिया। हवा में उछलकर तलवार से बचते हुए उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को हल्का लिया और बोला कि हुनर तो है तुझमें, पर अगर बस इतनी ही पावर है तो कुछ नहीं हो सकता। उसी वक्त हमारा लड़का मुस्कुराने लगा, क्योंकि बिना पता चले उस क्रीचर के बाल कट चुके थे। एल्फ को आखिरकार रियलाइज हुआ कि हुआ क्या है। पूरी लड़ाई में पहली बार ऑडियंस सही में सदमे में थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही गंदी चीज देख ली हो, और वो क्रिमिनल पूरी तरह डेस्पेयर में डूब गया। कियोमी ने अंदाजा लगाया था कि ये बाल ही वो जरिया है जिससे एल्विस मैजिक कंट्रोल करते हैं। जैसे ही दुश्मन के बाल कटे,
एरिना में सूरज की रोशनी वापस आ गई। इसका मतलब था कि एल्फ की टेक्निक रुक गई है। कियोमी क्रिमिनल की तरफ बढ़ा लड़ाई खत्म करने के लिए, पर वो अकड़ू दुश्मन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से अपनी टेक्निक्स यूज करने की कोशिश की, पर उसके हाथों में कुछ नहीं आया। तब उसे समझ आया कि उसकी पावर गायब हो चुकी है। हमारे प्रोटैगनिस्ट का वार इतना तेज और सटीक था कि क्रिमिनल जानलेवा तरह से जख्मी हो गया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और दम तोड़ने लगा। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने 10 मैजिक पॉइंट्स अब्सॉर्ब कर लिए हैं। ये सब देखकर राजा ने सबके सामने अनाउंस किया कि उस आदमी के गुनाह का फैसला हो चुका है और भगवान की मर्जी से आए इस एडवेंचरर को आशीर्वाद मिलना चाहिए। पूरे एरिना में गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगीं। किंग एरिना में आए हमारे लड़के को बधाई देने। दोनों ने हाथ मिलाकर जश्न मनाया, पर राजा को एक बात खा रही थी। उसने पूछा कि इस इंसान को उनके बालों का राज कैसे पता चला। कियोमी ने उस सवाल पर चुप रहने का फैसला किया, कुछ गड़बड़ न हो जाए। इस डर से राजा ने एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ऑफर किया अगर हमारा प्रोटैगनिस्ट ये राज किसी को न बताए। वो छोटा सा क्यूब एक एबिसल मैजिक स्टोन था। कियोमी जानता है कि ये मैजिक स्टोन आखिरी डंजन एबिस से आता है। नेकलेस हमारे प्रोटैगनिस्ट के गले में पहनाते हुए उन्होंने कहा कि अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उसे ये बात कैसे पता चली, पर अगर वो ये स्टोन किसी एन्चेंटर को दिखाएगा तो वो बता देगा कि इसे कैसे यूज करना है। राजा को बस एक आखिरी बात कहनी थी, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। कियोमी ने यकीन दिलाया कि वो अपना वादा निभाएगा। उसे वादे के मुताबिक लूनर मैजिक स्टोन्स भी मिल गए। एक छोटे से बैग में शायद उसकी जरूरत से ज्यादा स्टोन्स थे। इस सेवा के बदले राजा ने कहा कि वो उसे एक और बात बताएगा। इस तरह के ओर को क्राफ्ट किया जा सकता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसने तुरंत इसकी और जानकारी मांगी, पर तभी उसकी जर्नी खत्म करने वाला पोर्टल आ गया। राजा ने उसे गुड बाय कहा और बोला कि अगर भगवान की मर्जी हुई तो फिर मिलेंगे। कियोमी अपने सारे सामान और रिवॉर्ड्स के साथ अपने कमरे में वापस भेज दिया गया, पर जो वो सही में चाहता था वो थी उस बूढ़े की जानकारी। अगर वो उस स्टोन को क्राफ्ट कर पाता तो वो भाई, अब उस बीमारी का किस्सा खत्म करने का वक्त आ गया था। कुछ बड़े बड़े लोगों की मीटिंग चल रही थी। तभी एक बंदा माफी मांगते हुए एंट्री मारता है कि सॉरी भाई, लेट हो गया। अब मीटिंग शुरू होती है। चश्मे वाले बंदे ने पूछा कि क्या वो बंदा आ गया है, तो एक ने हाँ में जवाब दिया। रिमोट से स्क्रीन ऑन की गई तो सामने दिखा कि जिस बंदे की बात हो रही थी वो मस्त ट्रेनिंग कर रहा था। रूम में बैठी औरतें तो लड़के की बॉडी और मसल्स देखकर एकदम प्लेफुल हो गईं। एक एक इंच स्किन को बड़े ध्यान से चेक करने लगीं। जिस बंदे की बात हो रही थी वो अपना हीरो ही था, जो बड़े आराम से एक्सरसाइज कर रहा था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि फोन बज रहा है। उन्होंने उससे शर्ट पहनने को कहा तो अपने लड़के ने माफी मांगी। बोला कि मुझे नहीं पता था मीटिंग इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। खैर, वो जानना चाहता था कि मैटर क्या है। चश्मे वाले ने कहा कि वो उसे एक खास टास्क के लिए रिकमेंड करना चाहता है, जिसने हमारे हीरो की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। फ्यूचर में आने वाली किसी चीज के लिए स्किल्ड एडवेंचर्स को रिक्रूट किया जा रहा था। क्योंकि उसका नाम एलिस ने सजेस्ट किया था, तो वो चाहते थे कि हमारा लड़का भी इसमें शामिल हो। जब पता चला कि एलिस का हाथ है तो कियोमी ने बोला कि ठीक है, मुझे पूरी डिटेल बताओ। चश्मे वाले ने साफ कर दिया कि ये बातें कॉन्फिडेंशियल हैं और वार्निंग दी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। टैबलेट चलाते हुए उसने हमारे लड़के को एक ग्राफ दिखाया। हीरो के पूछने पर उसने बताया कि ये उन एडवेंचर्स की मौत का एनालिसिस है जो मारे गए हैं। एक ऐसी स्टैटिस्टिक बढ़ रही थी जो काफी अजीब थी। वो मौत जो मॉन्स्टर्स ने नहीं बल्कि दूसरे एडवेंचर्स ने की थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच में पड़ गया। चश्मे वाला बोला, यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। वो आगे की डेटा बताने ही वाला था कि हीरो ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसे पहले ही शक था कि ये उन लोगों की बात कर रहा है जो जानबूझकर ऐसा करते हैं। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। चश्मे वाला हैरान था कि हमारा लड़का इतनी जल्दी सब समझ गया, जबकि ये इन्फो अभी पब्लिक भी नहीं हुई थी। कियोमी ने बात टाल दी कि बस कुछ अफवाहें सुनी थी, पर सच तो ये था कि पिछली लाइफ की सारी नॉलेज उसके पास थी। उसने सोचा कि इस बार उसे इन लोगों का शिकार करने के लिए हायर किया जाएगा। चश्मे वाले ने बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरे प्लेयर्स का शिकार करती है वो उनके बिछाए जाल में फंस चुकी है और वो उन सबको एक तैयार किए हुए सिनारियो में कैप्चर करना चाहते हैं। अपना लड़का प्लान समझ गया और चश्मे वाला उसकी मेंटल एजिलिटी से बड़ा खुश हुआ। उसने ये भी बताया कि काम खतरनाक है पर रिवॉर्ड भी रिस्क के हिसाब से तगड़ा मिलेगा और रेपुटेशन भी बढ़ेगी। चश्मे वाले को ये भी पता था कि हमारा लड़का बहन के हॉस्पिटल के खर्चे में बहुत पैसा खर्च कर रहा है, तो उसने कहा कि भाई ये ऑफर बुरा नहीं है। कियोमी को हैरानी नहीं हुई कि उसे बहन के बारे में पता है और वो मान गया। उसने कहा कि प्लान शेयर करो, वो तैयारी शुरू करना चाहता है। लड़के का जवाब सुनकर वो खुश हुआ और इन्फो शेयर करने लगा। उनकी जानकारी के मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर एक एस क्लास एडवेंचरर है, अकीरा बाबाजोनो। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा क्रीचर किसी पर हमला कर रहा था। अकीरा ही उसे हैंडल कर रहा था और अपनी टीम से पूछ रहा था कि सबको दिख रहा है ना। उसके सारे एक्शंस उसकी ऑडियंस को ब्रॉडकास्ट हो रहे थे। उसने कहा कि मॉन्स्टर रैंक बी का है, पर जिसे काउंटर मेजर्स पता होंगे उसके लिए इसे हराना बच्चों का खेल है। क्रीचर ने अपनी सूंड से अटैक करने की तैयारी की और जमीन पूरी तरह तोड़ दी जहां अकीरा खड़ा था, पर अकीरा ने बड़े आराम से डॉज कर लिया। इस छोटे से मौके का फायदा उठाते हुए उसने मॉन्स्टर का वीक पॉइंट दिखाया।
कई कट्स मारते हुए उसने कंफर्म किया कि वीक पॉइंट उसके सर का वो उभार है। मॉन्स्टर की गर्दन का ऊपर वाला पूरा हिस्सा उसने साशमी की तरह काट डाला। अकीरा ने ऑडियंस से कहा कि ये बड़ा आसान काम है, वो सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। जब वो डंजन से बाहर निकला तो फैंस की भारी भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। वो एक अच्छे इंसान होने का नाटक कर रहा था और उसने सबका धन्यवाद किया, उन्हें मिलने वाली अटेंशन के लिए उनका धन्यवाद किया। पर जैसे ही वो कार के अंदर बैठा, उसका पर्सनालिटी एकदम 180 डिग्री पलट गया। उसे इन आम लोगों का आइडल बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके लिए ये सब बस कॉमनर्स हैं। जल्द ही उसे खबर मिली कि ब्लड सर्पेंट्स का एक मैसेज आया है। उनका जाल प्लान के मुताबिक ही बिछाया जा रहा है। अकीरा ये जानने के लिए बहुत बेचैन है कि ब्यूरोक्रेट्स ने उन्हें हराने के लिए किस तरह के एडवेंचरर को हायर किया है। डेटा चेक करते वक्त उसकी नजर एक अजीब बंदे पर पड़ी। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की फोटो थी, वही एडवेंचरर जिसने डंजन के अंदर उन क्रिमिनल्स को ढेर किया था। एकदम सैडिस्ट होने के नाते अकीरा हमारे प्रोटैगनिस्ट से डंजन में मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। शहर के दूसरी तरफ हमारे लड़के ने कुछ फूल खरीदे। वो अपनी बहन से मिलने गया और उस चुगलखोर नर्स ने फिर नोटिस किया कि आज का गिफ्ट फूल है। लड़के ने कमरे का दरवाजा खोला। नात्सु वहाँ एक बुक पढ़ रही थी और उसे आज का गिफ्ट काफी पसंद आया। कियोमी ने कहा कि वो एक अच्छी खबर भी लाया है, शायद जल्द ही उसकी बीमारी का इलाज मिल जाएगा। नात्सु ये सुनकर थोड़ी फिक्र में पड़ गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं है। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। वो भी थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक हो गई और बोली कि वो अपने भाई पर भरोसा करेगी। जब वो दोनों बात कर रहे थे, वो चुगलखोर नर्स बाहर इमोशनल हो गई। नात्सु ने बताया कि पीले गुलाब का मतलब होता है ऐसा प्यार जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बेचारे कियोमी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका ऐसा मतलब निकलेगा। वो उदास होकर कमरे से बाहर निकला और नर्स ने एक बार फिर देखा कि फूल तो ले आया, पर गिफ्ट देने की अकल अभी भी नहीं आई। हॉस्पिटल के बाहर हमारे लड़के को एक कॉल आया। एलिस से बात करते हुए उसने कहा कि उसे काम के बारे में पता चल गया है। एलिस ने कहा कि अगर वो ये जॉब एक्सेप्ट करता है तो उसे काफी खुशी होगी, क्योंकि वो इस बार खुद शामिल नहीं हो पाएगी। उसने यकीन दिलाया कि वहाँ और भी बहुत सारे स्किल्ड लोग होंगे। उनमें से अकीरा और इचिनो से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसके हिसाब से अकीरा एक असासिन है जो कि काफी वीक क्लास होती है। एलिस ने पूछा कि क्या इस काम के बाद वो दोनों डेट पर जा सकते हैं। इससे हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। एलिस बोली कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी उम्मीद से ज्यादा टैलेंटेड है, तो वो उसे और अच्छे से जानना चाहती है। कियोमी ने भगवान के लिए बोल दिया कि वो इस बारे में सोचेगा। भाई, जब कोई लड़का इतना सॉफ्ट बनने की कोशिश करता है ना, तो सीन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। खैर, एलिस को ये बड़ा क्यूट लगा। कॉल काटते हुए उसने कहा कि वो इस डेट का बेसब्री से इंतजार करेगी। उसी पल हमारे लड़के को रियलाइज हुआ कि उसने गलती से डेट के लिए हाँ कर दी है। वापस एडवेंचरर्स की तरफ आए तो चश्मे वाले बंदे ने सबका वहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो उन लोगों को हमेशा के लिए दफनाने वाले थे जो समाज के खिलाफ साजिश करते हैं। ये काम आसान नहीं होगा, पर उसे सबकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उसने मिशन के लीडर का इंट्रो करवाया, एडवेंचरर अकीरा, जो असासिन क्लास में S लेवल पर है। अकीरा ने यकीन दिलाया कि वो सबको प्रोटेक्ट करने और गाइड करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा और सबको कामयाबी मिलेगी। जब बाकी सबके साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट भी तालियां बजा रहा था, वो इस बंदे को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसे हैरान कर दिया, ये पूछकर कि क्या तुम सही में कियोमी अकी हो। अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करने से पहले हमारे लड़के ने पूछा कि आप कौन। उसने कहा कि उसने एलिस से कुछ तो सुना ही होगा। लड़की का नाम इचिनोसे एरू है, जो एलिस की मेन डिसाइपल है और आर्चर क्लास में A लेवल एडवेंचरर है। सच तो ये है कि इचिनोसे काफी फिक्र में है कि उसकी मास्टर इस बंदे को इतना भाव क्यों दे रही है, और उसने साफ कर दिया कि वो किसी भी मामले में उससे पीछे नहीं रहेगी। एक मास्क्ड आदमी उसके साथ था। उसने कहा कि अभी के लिए इतना काफी है। उसका नाम शिरोटिकी है। वो उनका साथी होने के साथ साथ एक पॉइजन अल्केमिस्ट भी है। इचिनोसे को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मास्टर ने इतने वीक बंदे को कैसे चुना, और उसने हीरो को एडवाइस दी कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश न करे। तभी सिस्टम ने हमारे लड़के को एक अर्जेंट टास्क देकर शॉक कर दिया। टास्क ये है, अकीरा का फोन चुराना है। पहली बार में तो ये सुनकर वो काफी कंफ्यूज हो गया। हमारे लड़के के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं बन रहा था। खैर, अकीरा पास ही था और ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही हमारे प्रोटैगनिस्ट में काफी इंटरेस्ट ले रहा है। एक बहुत ही क्यूट नाइट ने सबका स्वागत किया और आज के ऑपरेशन के बारे में समझाया। डंजन के अंदर बिगनर्स का एक ग्रुप चारा बनेगा। उनकी ट्रेनिंग चल रही होगी और सीक्रेसी की वजह से उन्हें कुछ नहीं पता होगा। ब्लड सर्पेंट्स और उनकी क्रिमिनल्स की टीम ने ये लालच पकड़ लिया है और वो बिगनर्स पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। जैसे ही वो क्रिमिनल्स सामने आएंगे, अटैक स्क्वाड बीच में कूद जाएगी और उन्हें जितना जल्दी हो सके साफ कर देगी। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता चल चुका था कि ऑपरेशन कैसे चलेगा। एक प्लेन के अंदर बैठे हुए उसने ये सारी बातें सुनी। एयरक्राफ्ट के अंदर उसका पूरा ध्यान अपने टारगेट पर है। अकीरा बड़े आराम से बाकी एडवेंचर्स के साथ गप्पे लड़ा रहा है। जब से वो प्लेन में चढ़े हैं, वो हमेशा लोगों से घिरा रहता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को उसका फोन चुराने का मौका ही नहीं मिला।
जब वो अपने टारगेट पर नजर रख रहा था तभी कोई हमारे लड़के पर नजर रख रहा था। इचिनो से जानना चाहती है कि क्या सही में उसकी कोई क्लास नहीं है। इस सवाल का जवाब दे देकर थक चुका हमारा हीरो उसके अचानक सामने आने से थोड़ा चौंका, पर उसने फिर से हाँ बोल दिया। उसने नोटिस किया कि अपना लड़का अकीरा को देखना बंद नहीं कर रहा, तो उसने पूछा कि क्या तुम भी उसके फैन हो। सच्चाई छुपाते हुए कियोमी ने कहा कि हाँ, ऐसा कह सकते हो, पर लड़की तुरंत समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है और वो जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसने नोटिस किया कि हमारा प्रोटैगोनिस्ट हमेशा अकीरा के पैरों की पोजीशन देखता रहता है, जैसे अपने शिकार के ढीला पड़ने का इंतजार कर रहा हो। इचिनोसे ने ये सब इसलिए नोटिस किया क्योंकि वो एक आर्चर है और नजरें पहचानने में माहिर है। वो जानना चाहती है कि हमारा प्रोटैगोनिस्ट क्या प्लान कर रहा है ताकि वो उसकी मदद कर सके। एलिस ने उसे यही ऑर्डर दिया था। एयरक्राफ्ट आखिरकार लैंड हो गया और एडवेंचर्स नीचे उतरने लगे। अकीरा लाइन में सबसे आगे है। अचानक कोई उससे टकरा गया। इचिनोसे ने ये जानबूझकर किया और माफी मांगी। जब वो उससे पूछ रही थी कि क्या आप ठीक हैं, हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने तब तक कराओका समर की सीक्रेट टेक्निक यूज कर दी, ये दिखाते हुए कि वो असल में एक तगड़ा पॉकेट मार है। जो उसे चाहिए था वो उसे मिल गया। उसने सोचा नहीं था कि उसकी पिछली लाइफ का असासिन वाला एक्सपीरियंस इस लाइफ में इस तरह काम आएगा। सिस्टम का मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया और जल्द ही उसे रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे। उसे कैट्स पॉ स्किल मिली, जिसका मतलब है कि वो दूसरों का सामान हथियाने में बहुत एक्सपर्ट हो गया है। इचिनोसे अभी भी अकीरा का ध्यान भटकाने में लगी हुई थी। हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने नोटिस किया कि फोन वाइब्रेट होने लगा है। अब वक्त था कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालने का, और जो कंटेंट उसने देखा उसे समझ आ गया कि असलियत में हो क्या रहा है। एक जंगल के बीच में एक पोर्टल है जहां ये ऑपरेशन होगा। एडवेंचर्स को ले जाने वाली बस वहां पहुंचती है और लोग तुरंत उतरने लगते हैं। लाइन को लीड कर रहा है वही चश्मे वाला बंदा। अगर उनकी इंटेलिजेंस सही है तो दुश्मन बस थोड़ा आगे ही हैं। एडवेंचर्स उन सबको ढेर करने के लिए आजाद हैं ताकि बुराई की जड़ पूरी तरह खत्म हो जाए। एडवेंचर्स बड़े जोश में जश्न मना रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनके बीच एक ऐसा बंदा है जो धोखाधड़ी के वायरस से इन्फेक्टेड है। सब पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं और इचिनोसे ने हमारे प्रोटैगोनिस्ट से पूछा कि क्या ये इन्फो पक्की है। कुछ लोग अपने नाश्ते का कचरा साफ कर रहे हैं। कियोमी ने अपनी साथी से कहा कि एक वजह है जिसकी वजह से उन्होंने वो खाना नहीं खाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये मिशन किसी और ही काम में बदल जाएगा। कियोमी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वो पूरी सिचुएशन संभाल लेगा। लड़की अभी भी काफी डरी हुई है कि आगे क्या होगा। उसने हीरो को एडवाइस दी कि जब तक उसकी कोई क्लास नहीं है तब तक वो नाइस गाय बनने की कोशिश ना करे। सबसे आगे रहकर सबसे स्ट्रांग बनना उसकी ड्यूटी नहीं है। अकीरा अभी भी सारे एडवेंचर्स को मोटिवेट कर रहा है, सबको एकदम एनर्जेटिक और खुश रखते हुए। हमारा लड़का और इचिनोसे ही अकेले हैं जिन्हें सच पता है और वो अकीरा को काफी शक की नजरों से देख रहे हैं। अपनी तेज नजरों से इचिनोसे ने नोटिस किया कि ये एडवेंचरर, भाई ये बंदा उन सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने उससे कहा कि थोड़ा शांत हो जाओ और यकीन दिलाया कि वो काफी काबिल लड़की है। उसके तुरंत बाद वो उससे पहले ही पोर्टल के अंदर घुस गया। उसका साया पोर्टल में गायब होते देख इचिनोसे को धीरे धीरे समझ आने लगा कि एलिस उसके पीछे इतनी पागल क्यों थी। वो पोर्टल एक ई-रैंक डंजन की तरफ जाता है जिसका नाम है एंशिएंट सिटी, जो पुराने जमाने के जापान जैसा दिखता है। नोविस नए एडवेंचर्स का ग्रुप आगे बढ़ता जा रहा है। वो बस गेट तक पहुंचने ही वाले हैं कि उनके ठीक आगे एक भयानक धमाका हुआ और कुछ पेड़ गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया। उसी पल कुछ लोग डर गए और पीछे मुड़कर देखा। वो सब काफी सस्पिशियस दिखने वाले लोगों से घिर चुके थे। इस सब से घबराकर उन्होंने पूछा कि ये लोग कौन हैं। जवाब में उन्हें मिला एक सीधा अटैक। एक औरत ने अपनी स्टिक यूज करके मैजिक चलाया और पहले एडवेंचरर को जोर से दे मारा। बाकी सब ये देखकर पूरी तरह डर गए। उन क्रिमिनल्स में से एक ने आंख पर पट्टी बांधी हुई थी। वो बोला, अब सबके मजे लेने का वक्त आ गया है। ठीक उसी वक्त अकीरा की टीम भी मजे लेने पहुंच गई, ये बोलते हुए कि वो एकदम सही टाइम पर आए हैं। जो लोग घेर रहे थे अब वो खुद घिर चुके थे। एक एडवेंचरर ने कहा कि वो एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड हैं और यहाँ इन क्रिमिनल्स को खत्म करने आए हैं। अकीरा ने अपना पूरा करिश्मा यूज करते हुए उन नोविसेस से माफी मांगी कि उन्हें इंतजार करवाया। उसका चेहरा देखकर उन बेचारों को लगा कि अब वो सेफ हैं, पर बाकी एडवेंचर्स को थोड़ा बुरा लगा कि सारा अटेंशन अकीरा ही ले रहा है। तभी उनमें से एक को अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होने लगा। तुरंत ही उसके सारे साथियों को भी काफी बेचैनी होने लगी। वो सब एक एक करके जमीन पर गिर गए। उनका शरीर सुन्न हो चुका था। सिर्फ अकीरा ही था जो खड़ा रहा। ये देखकर नए एडवेंचर्स फिर से डर गए क्योंकि अब क्रिमिनल्स की गिनती फिर से ज्यादा हो गई थी। अकीरा भी उनके साथ था और इस बार उसने अपनी अच्छे बंदे वाली इमेज बनाए रखने की कोशिश नहीं की। एक कमजोर पड़ चुके एडवेंचरर ने पूछा कि अकीरा ये क्या हो रहा है। अकीरा उसका सर कुचलने के लिए तैयार था। उसने कहा कि असली बुराई वही है जो कमजोरी से निकलती है, और उसने उस बेचारे के सर पर जोर से अपना पैर रख दिया। वहां मौजूद किसी को भी उसकी असलियत नहीं पता थी। उसने सबका ध्यान खींचते हुए बताया कि ब्लड सर्पेंट्स का असली फाउंडर वही है। ये अचानक हुआ खुलासा देखकर सब दंग रह गए। अगर ये कोई टीवी सीरीज होती तो एपिसोड यहीं खत्म हो जाता।
दुनिया के सबसे घटिया लोगों के साथ खड़े होकर क्रिमिनल्स ने कहा कि अब रेजिस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। उसी पल अकीरा ने अपनी चाकू निकाली। वो पहले बंदे का काम तमाम करने ही वाला था ताकि उसकी मीडियोकर जिंदगी खत्म कर सके, पर कुछ ऐसा हुआ जिसने चाकू को निशाने तक पहुंचने से रोक दिया। जमीन पर पड़े उस बेचारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि समझ सके क्या हुआ। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस वार को बीच में ही रोक लिया, कुछ बुरा होने से बचा लिया। अकीरा ने उसे तुरंत पहचान लिया और पूछा कि हमारा लड़का अभी भी इतना एनर्जेटिक कैसे है। कियोमी ने कहा कि उसका तो भूख ही मर गई है। साथ ही उसने अपना सेल फोन भी दिखाया। विलन को झटका लगते देख इचिनोसे भी हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ वहां मौजूद थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन अकीरा को ये सब देखकर काफी एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। ये रियलाइज करते ही कि उसका फोन चोरी हो गया है, अकीरा समझ गया कि आज का प्लान लीक हो चुका है। उसने ये भी कहा कि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक पक्का चोर है और दिखने में लगता है कि उसने ये इन्फो बाकी लोगों को नहीं दी। इसका साफ मतलब था कि हीरो को अभी भी अपनी सिचुएशन की गंभीरता समझ नहीं आई है। कियोमी को दुख के साथ ये बात माननी पड़ी क्योंकि वो फोन अनलॉक नहीं कर पाया था। वो बस मैसेज का कुछ हिस्सा ही देख पाया था क्योंकि वो बाकी गद्दारों को शक होने का रिस्क नहीं ले सकता था। इचिनोसे ने कहा कि भले ही उन्हें सब न पता हो, पर उसे थोड़ा अंदाजा तो था ही। जहर वाले ऑल्केमिस्ट की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि वही सबके खाने में मिलावट करने का जिम्मेदार है। बहुत ही भाई, वो पॉइजन वाला बंदा एकदम बेफिक्र था और उसने एक छोटी सी शीशी दिखाई, ये बताते हुए कि इसी चीज की वजह से सबका ये हाल हुआ है। किसी महा नार्सिसिस्ट की तरह तालियां बजाते हुए अकीरा बोला कि मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारी मेहनत की तारीफ करनी होगी, पर साथ ही ये भी जता दिया कि वो दोनों इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ कुछ नहीं उखाड़ सकते, खासकर तब जब उनमें से एक सिर्फ लेवल डी पर हो। पूरे घमंड में आकर वो सब हमारे प्रोटैगनिस्ट पर हंसने लगे। इचिनोसे काफी परेशान हो गई और उसने कहा कि वो हमारे लड़के के लिए थोड़ा वक्त खरीदेगी। अपनी तीरें पकड़ते हुए उसने बोला कि कियोमी को तुरंत जाकर अथॉरिटीज को सब रिपोर्ट करना चाहिए, पर कियोमी ने उसका ऑर्डर मानने से मना कर दिया, ये बोलते हुए कि उसे इन क्रिमिनल से निपटने के लिए ही हायर किया गया है। लड़की को उसकी इस जिद पर गुस्सा आया, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि फिक्र मत करो, रिपोर्ट देने तुम जाओ। इचिनोसे और भी ढीठ हो गई क्योंकि उसे एलिस से ऑर्डर मिला था उस लड़के को प्रोटेक्ट करने का। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी इस ईमानदारी की इज्जत करता है, पर वो नहीं चाहता कि इस लड़की की जान वक्त से पहले चली जाए। अचानक हमारे लड़के के पीछे प्रकट होकर अकीरा ने पूछा, बातें खत्म हो गईं? क्योंकि उसने इतनी तेजी की उम्मीद नहीं की थी। कियोमी ये देखकर डर गया क्योंकि ये पक्का एक असासिन वाली मूवमेंट थी। ये टेक्निक शैडो स्टेप है जिसे हमारा प्रोटैगनिस्ट काफी अच्छे से जानता है। अकीरा ने कहा कि वो काफी वक्त से हमारे प्रोटैगनिस्ट में इंटरेस्ट ले रहा है और ये भी साफ कर दिया कि वो वहाँ सबकी जान ले लेगा। ये बातें सुनकर नए एडवेंचर्स की हालत खराब हो गई। डराने वाले अंदाज में कियोमी के पास आकर उसने पूछा कि क्या उसे लगता है वो उसे रोक पाएगा। उसी वक्त उसने अपने सारे चमचों को बुलाया और कहा कि इन लोगों के साथ जो मन करे वो करो, बस अकीरा का मनोरंजन होता रहना चाहिए इस हिंसा से। ये ऑर्डर देते ही वो विलन सायों में गायब हो गया। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट को उन सारे एक्स्ट्रास से लड़ना था। इससे पहले कि वो अपनी तलवार पकड़ पाता, इचिनोसे पहले ही अपने एरोज लेकर पोजीशन में आ चुकी थी और उसने उन जोकरों में से कई को धूल चटा दी। उसके अटैक्स एकदम सटीक हैं और कुछ तो वहां गिरकर सड़ने भी लगे। फिर भी दुश्मन बहुत सारे थे। वो एक आंख वाला बंदा सोच रहा था कि आज उसकी किस्मत बड़ी चमक रही है। लड़की उसकी एक लौटी बची हुई आंख फोड़ने के लिए तैयार है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे अकेला नहीं लड़ने देगा। उसका नाम पुकारते ही लड़की समझ गई कि क्या होने वाला है। नीचे झुकते ही उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट को रास्ता दिया और उसने कई दुश्मनों को काट डाला। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और कई एक्स्ट्रास मौत के घाट उतर चुके थे। कियोमी ने लड़की से कहा कि क्लासलेस होना किसी के लिए भी सबसे पावरफुल चॉइस हो सकती है। जो उसने देखा था उससे हैरान होकर वो बोली, ये क्लास नहीं है जो ताकत देती है, बल्कि हमारा लड़का ही एक प्रोडिजी है। जब वो बात कर रहे थे तभी किसी ने उनके बीच एक छोटी शीशी फेंकी। उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगा कि ये है क्या। इचिनोसे को अचानक एपिफेनी एहसास हुआ और उसने लड़के से दूर हटने को कहा। वो शीशी तुरंत टूट गई और हवा में एक जहरीला धुआं फैलने लगा। अब इचिनोसे उससे अलग हो चुकी थी, जिसे उसे प्रोटेक्ट करना था। वो जहर वाला अजीब बंदा बोला कि अब वो उसका ओपोनेंट बनेगा क्योंकि दोनों ही लेवल ए पर हैं और वो ये सब प्यार से सुलझाना चाहता है। लड़की उसकी इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं है और अपनी एरोस तैयार कर रही है उस गद्दार का शरीर छलनी करने के लिए। उसने साफ कर दिया कि वो इसे जितना जल्दी हो सके खत्म करेगी, पर वो जहर वाला बंदा डरा नहीं। उसके लिए सिर्फ ताकत ही लड़ाई का फैसला नहीं करती। इचिनोसे ने बताया कि उसे इन अजीब लोगों के बात करने का ढंग कभी पसंद नहीं आया और एक बेहुदा स्पीच देते हुए वो वियर्डो बोला, असली चीज तो पर्सनैलिटी होती है। लगता है इस अली एक्सप्रेस काकाशी को अभी तक नहीं पता कि वो एक एक्स्ट्रा है। फिर भी उसने लड़की की तरफ जहर की कई शीशियां फेंकी, जिसने तुरंत अपनी एरोस से उन्हें हवा में ही तोड़ दिया। उन शीशियों का माल बाहर निकलने लगा और वो बोली कि वो ऐसी गद्दारी कभी नहीं समझ पाएगी। एक शीशी खास थी जिसमें से धुआं नहीं निकला, पर जैसे ही वो जमीन से टकराई वो बाकी शीशियों के माल के साथ मिल गई और एक चैन रिएक्शन शुरू हो गया जिसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी। इससे पहले कि इचिनोसे
इससे पहले कि इचिनोसे समझ पाती कि हो क्या रहा है, वो एक भयानक धमाके की लपटों में घिर गई। वो वियर्डो जश्न मनाने लगा क्योंकि उसे पक्का पता था कि लड़की उसकी सारी शीशियां फोड़ देगी, और साथ में ये भी बोला कि उसका जहर धमाके भी कर सकता है। तभी एक तीर सीधा उसके कंधे क्लैविकल पर आकर धंस गया। इचिनोसे ने कहा, बेटा तीर हमेशा सामने से ही नहीं आते, और ये भी बोला कि वो गधा है जो अपनी ही नजरों के सामने धुआं फैलाकर बैठ गया। अब जबकि वो जख्मी हो चुका था, वियर्डो की हालत खराब होने लगी क्योंकि खून बहुत ज्यादा बह रहा था। एक मरते हुए इंसान की तरह उसका शरीर ढेर हो गया और वो जमीन पर गिरकर हार गया। इचिनोसे ने पूछा कि क्या वो क्लासलेस लड़का अभी जिंदा है। तब उसे रियलाइज हुआ कि वहाँ तो कई दुश्मन पहले ही ढेर हो चुके हैं। उसे समझ आ गया कि ये लड़का जंग के मैदान में एक भरोसेमंद साथी है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए अकरा ने पीछे से हमारे लड़के पर हमला किया। हीरो को कुछ खतरनाक महसूस तो हुआ, पर वो तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाया। फिर भी उसने किसी तरह सबसे बुरा होने से बचा लिया, लेकिन उसके सीने पर एक हल्का जख्म आ ही गया। अकेरा बोला, असली खेल तो तब शुरू होता है जब मेरी एंट्री होती है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को समझ आ गया कि ये कमीना सही में बहुत फास्ट है, वो इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इचिनोसे को भी उसकी मूवमेंट्स दिखाई नहीं दी। अपने साथी की फिक्र करते हुए उसने उसे वहां से भागने को कहा क्योंकि वो उससे नहीं लड़ पाएगा। उसके तुरंत बाद अकेरा फिर से सायों में छुप गया। कियोमी ने अपने रिएक्शन को काबू करने की कोशिश की, पर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ ही गई। इचिनोसे को ये रिएक्शन काफी अजीब लगा, पर हमारा लड़का अपनी तलवार के साथ तैयार था। जैसे ही असासिन का साया प्रकट हुआ, कियोमी ने अपनी ब्लेड एक बूमरैंग की तरह फेंकी। अकीरा को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो तलवार सीधा उसके साये में जाकर गड़ गई, और वो अच्छे से जानता था इसका मतलब क्या है। उसका बदनसीबी तो देखो, हमारा प्रोटैगनिस्ट कई सालों तक एक एक्सीलेंट असासिन रह चुका था और उसके सारे राज जानता था। ज्यादा देर नहीं लगी और अकीरा ने हमारे प्रोटैगनिस्ट की तलवार पर लात मारी। वो इस इत्तेफाक को इग्नोर नहीं कर पा रहा था और उसने पूछा कि हमारे लड़के को शैडो स्टेप्स की कमजोरियां कैसे पता हैं। कियोमी ने बोला, मुझे असासिन्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, पर इस जवाब से अकीरा को सुकून नहीं मिला। उसे हमारा लड़का राजों से भरा एक इंसान लग रहा था। अपनी उंगली काटने की तैयारी करते हुए उसने पूछा कि क्या उसे पता है इसका मतलब क्या है। अपने आप को हल्का सा जख्मी करके उसने अपना टमाटर का जूस खून अपने साये पर गिरने दिया। जैसे ही खून साये से टकराया, एक तगड़ी रिएक्शन हुई और वो शैडोज और भी बड़ी होने लगी। वो बेकार नोविसेस का ग्रुप अभी भी डरा हुआ था, जबकि इचिनोसे ध्यान से लड़ाई देख रही थी। कियोमी ने उस एबिलिटी को पहचान लिया। ये डार्क कॉन्ट्रैक्ट था। उसे पहले ही शक था कि ये वही पुरानी इंटॉक्सिकेशन है। उसका दुश्मन एक हायर्ड असासिन है। एक सरप्राइज अटैक बस होने ही वाला था, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट ने बचा लिया। ब्लेड को अपनी उंगलियों से पकड़ते हुए उसे रियलाइज हुआ कि अकीरा अगले 20 सालों में बहुत फेमस होने वाला है और वो उसकी हर ट्रिक जानता है जो वो यूज कर सकता है। अपने दुश्मन को पूरी तरह हैरान करते हुए उसने उसका एक हाथ पकड़ लिया। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि इतने घने अंधेरे में उसे नोटिस कैसे किया गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने मौका देखकर उसे डिसार्म कर दिया, हथियार छीन लिया। हालांकि अकीरा के पास अभी भी शैडोज के अंदर रहने का टैक्टिकल एडवांटेज था, पर हमारे प्रोटैगनिस्ट को उस असासिन से गिफ्ट में एक चाकू मिला था जो उसने उस छोटी सी क्रीचर की तरफ फेंक दिया जो अंधेरे के बीच में उड़ रही थी। वो मॉन्स्टर अब आउट ऑफ कॉम्बैट हो गया। वो एक फेमिलियर था, सायों का संदेशवाहक। जैसे ही वो हारा, सारा अंधेरा गायब हो गया और पीछे रह गया सिर्फ वही हथियार जिसे हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए यूज किया था। इचिनोसे और बाकी सबने साया गायब होते देखा, पर वो बता नहीं सकते थे कि ये हुआ कैसे। अकीरा ने बड़े ध्यान से अपना चाकू फिर से उठाया। उसने कहा कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे असासिन्स के बारे में सब कुछ पता हो। कियोमी को उसे सच बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अकीरा ने कहा कि हमारा लड़का एक बुनियादी सच को इग्नोर कर रहा है। ये बोलते ही वो एकदम गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और हमला किया, पर कियोमी ने उसे ब्लॉक कर दिया। क्योंकि अकीरा के पास एजिलिटी का एडवांटेज है, उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट पर दबाव बनाए रखा और उसकी डिफेंस पर एक जोर की लात चिपका दी। इस इम्पैक्ट से वो काफी दूर जा गिरा। अकीरा को लगता है कि भले ही हीरो काउंटर अटैक कर ले, पर वो एक लेवल एस बंदे को नहीं हरा पाएगा। उसने ये भी कहा कि हीरो की सारी मेहनत बिल्कुल बेकार है। उसी वक्त इचिनोसे ने अपना धनुष पूरी तरह तैयार कर लिया था। वो अपनी जान देकर भी हमारे प्रोटैगनिस्ट को बचाने के लिए तैयार थी और उसने उसे वहां से भागने की सलाह दी। अकीरा अपनी सैडिस्ट नजरों से लड़की की जान लेने ही वाला था, पर एक पक्के नार्सिसिस्ट की तरह उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया। उसने देखा कि हमारे प्रोटैगनिस्ट मुस्कुरा रहा है। कियोमी ने कहा कि इस मौके पर जो चीज उसे बचाएगी वो है असासिन की कम अटैक पावर। अगर उसकी कोई और क्लास होती तो जीतना नामुमकिन होता। अकीरा ये बातें सुनकर जैसे उसकी बात से सहमत हो गया और हमारे लड़के में उसका इंटरेस्ट फिर से जाग गया। उसने पूछा, क्या तुझे सही में लगता है कि तेरे पास जीतने का कोई चांस है? कियोमी खड़ा हुआ और इचिनोसे को अपने रास्ते से हटाया। सीधा उस नार्सिसिस्ट की आंखों में देखते हुए उसने हाँ में जवाब दिया। अब इस लड़ाई का रुख बदलने का वक्त आ गया था। उसने अपना स्टेटस खोला जिसमें दिखा कि उसकी प्रोफिशिएंसी 81 पॉइंट्स है। इचिनोसे भी ये देखकर दंग रह गई।
हमारे लड़के ने कहा कि सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं और अब वो एक हिडन प्रोफेशन, गुप्त पेशा अनलॉक करेगा। जिन लोगों ने ये सुना वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा हो सकता है, पर सही में सिस्टम स्क्रीन पर कुछ हलचल हुई और सीक्रेट प्रोफेशन अनलॉक हो गया। कियोमी के अंदर एक अनजान ताकत आ रही थी। अब तक उसने जो कुछ भी किया था वो सब इसी पल के लिए था। उसे उसका नया प्रोफेशन मिला और साथ ही एक बड़ा स्टाइलिश लेदर कोट भी। अब वो एक बहुत ही टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन बन चुका है। इस प्रोफेशन चेंज की चमक देखकर अकीरा ने पूछा कि ये क्या बवासीर है। इचिनोसे को भी नहीं पता था कि कोई ऐसा प्रोफेशन होता है जिसके लिए पहले क्लासलेस होना जरूरी है, पर हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने साफ किया कि बात कुछ और है। वो क्लासलेस इसलिए रहा क्योंकि उससे प्रोफिशिएंसी तेजी से बढ़ती है, पर बेचारी लड़की को घंटा समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। अकीरा ने फिर से मजाक उड़ाते हुए कहा कि प्रोफेशन बदलने से कुछ नहीं होगा क्योंकि उन दोनों की स्किल्स में अभी भी जमीन आसमान का फर्क है। फिर उसने हमारे प्रोटैगोनिस्ट की तरफ कई चाकू फेंके। उस सीक्रेट टेक्निक का नाम है सरपेंट अटैक। हमारे प्रोटैगोनिस्ट चैड ने जवाब में बस एक लफ्ज कहा, क्राफ्ट, और तुरंत बाद उस आइटम का नाम लिया जो उसे चाहिए था, ट्रोल्स ग्रेट स्वॉर्ड। वो ब्लेड प्रकट हुई और उसने उसे अटैक से बचा लिया। सारे चाकू वहीं रुक गए। अकीरा को समझ नहीं आ रहा कि वो हथियार समन कैसे हुआ। हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने उसे करेक्ट किया कि भाई, समन नहीं किया, मैंने इसे क्राफ्ट किया है, और बोला कि अभी तो इम्प्रेस होना शुरू ही मत हो। और उसने दिखाया कि वहाँ कई और तलवारें भी प्रकट हो गई हैं। बस वही वो पल था जब अकीरा की अंडरवियर काफी भारी हो गई होगी। इचिनोसे ने नोटिस किया कि हर एक वेपन में मैजिकल पावर की गिनती एकदम एब्सर्ड है। हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने अकीरा को एक बार फिर अटैक करने का चैलेंज दिया ताकि वो उसे दिखा सके कि प्रोफिशिएंसी का शिखर क्या होता है। असासिन सोच रहा है कि ये कौन सा प्रोफेशन है जो तलवारें बना सकता है। हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने यकीन दिलाया कि ये प्रोसेस मैजिक से समन करने या डुप्लीकेट करने से अलग है। वो ये सब अपनी खुद की पावर यूज करके क्रिएट कर रहा है। अकीरा के लिए ये सब नामुमकिन था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक लेवल डी का बंदा उसे पीछे छोड़ रहा है। हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने पूछा कि क्या हुआ भाई, सब ठीक? क्योंकि अगर अकीरा अटैक नहीं करने वाला था तो कियोमी को पहला मूव चलना पड़ेगा। फिर उसने तुरंत एक ऐसी तलवार समन की जिसे चलाने वाले की हाइट कम से कम 30 मीटर होनी चाहिए। उसके सामने अकीरा कुछ नहीं कर सकता था। हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने वो तलवार सीधा अपने दुश्मन की तरफ भेजी जिसने उसके अंदर तक की दोस्ती कर ली। अकीरा की कमर इतनी चौड़ी नहीं थी कि वो उस ब्लेड को झेल पाता और उसका शरीर, अकीरा का शरीर, दो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। पर भाई, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। वो असासिन का शरीर तोह पत्थर में बदल गया। हमारा प्रोटैगोनिस्ट ये टेक्निक पहले से जानता था। उसने एक क्लोन यूज किया था ताकि असली वाला बच सके। इचिनोसे भी हमारे हीरो की पावर देखकर एकदम दंग है। अब अपने साए में छुपकर अकीरा ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़का इतना फास्ट कैसे हो गया, क्योंकि अब सिचुएशन उसके लिए काफी रिस्की हो गई थी। कियोमी ने तुरंत अपने हाथ जमीन पर रखे और वहां से कुछ समन किया। एक चमकती हुई तलवार उसके हाथों में आ गई। ये कोई लाइट सेबर नहीं है, इसका नाम है इल्यूमिनेटेड शाइनिंग स्वॉर्ड। अब जबकि यह आर्टिफैक्ट उसके हाथों में था, वो इसका पूरा पोटेंशियल यूज कर सकता था। एक तेज रोशनी पूरी जगह फैल गई जिसने उस असासिन की पोजीशन एक्सपोज कर दी। इचिनोसे ने देखा कि वो उसी के पीछे छुपा हुआ था और वो बेचारी डर के मारे थर थर कांपने लगी। हीरो को अब उसकी पोजीशन पता थी तो वो अगले राउंड के लिए तैयार था। इस बार उसने अपने हाथों में एक आइस स्वॉर्ड, बर्फ की तलवार ली। ऐसी कई तलवारों से उसने अपने दुश्मन को हर तरफ से घेर लिया। अकीरा ने फिर से भागने की कोशिश की, पर हमारे प्रोटैगोनिस्ट उसे मौका देने वाला नहीं था। उसने सारी तलवारें उस क्रिमिनल की तरफ छोड़ दी। जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, ब्लेड जमीन पर जोर जोर से लगने लगी और वो बेचारा भागते भागते ठोकर खाकर गिर गया। जब उसने समझने की कोशिश की कि हुआ क्या, तो वो उसे रियलाइज हुआ कि उसके पैर जम चुके हैं। वो नार्सिसिस्ट अब पूरी तरह डर में डूबा हुआ था। उसने फिर से पूछा कि क्या सही में तेरी कोई क्लास नहीं है? कियोमी जानता है कि दुश्मन की डिफेंस और अटैक दोनों कमजोर हैं। उसका अकेला एडवांटेज बस उसकी फास्ट मोबिलिटी थी। अब पैर जमने के बाद वो मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। उसकी तरफ घूरते हुए कियोमी ने कहा, बेटा, तेरा खेल खत्म। और आइस स्वॉर्ड्स पैदा करते हुए वो सब खत्म करने ही वाला था। अकीरा की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपनी लेग्स पर गीलापन महसूस होने लगा और वो बर्फीली तलवारें अपना काम करने के लिए तैयार थीं। अकीरा ने आखिरी कोशिश में अपने हाथों से बचने की कोशिश की, पर उसका काम तमाम हो गया और वो उस डंजन में एक सजावट का सामान बनकर रह गया। जो क्रिमिनल्स अभी भी जिंदा थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्ट करें। लीडर के हारते ही कियोमी ने बड़े प्यार से पूछा, हाँ भाई, किसी और को भी ऊपर की टिकट चाहिए क्या? तुरंत ही सबने अपने हथियार डाल दिए। उन क्रिमिनल्स ने एक साथ सरेंडर कर दिया। ऐसे खतरनाक दुश्मन का सामना कोई नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ वो एक्स्ट्रास जो चारा बने थे, वो जश्न मना रहे थे। अब जबकि सिचुएशन कंट्रोल में थी, इचिनोसे ने अपने साथियों को पॉइजन का एंटीडोट दे दिया। धीरे धीरे वो सब पैरालिसिस से ठीक हो रहे हैं। कियोमी को सारे क्रिमिनल्स को बांधने का काम दिया गया। इतने कम टाइम में वो पहले से भी ज्यादा इम्प्रेसिव बन गया था। हमारा लड़का काफी थक चुका है क्योंकि नई एबिलिटीज यूज करने में काफी मैजिकल पावर खर्च हो गई थी। तभी लड़की उसके पास आई उसकी तारीफ करने
उसने बताया कि वो उसकी पावर देखकर काफी इम्प्रेस है। वो जानना चाहती थी कि ये असलियत में है क्या। कियोमी ने कहा कि उसने पहले ही समझाया था, पर उसे हैरानी नहीं है कि किसी को इसकी डिटेल नहीं पता। अगले 20 सालों में भी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। सिर्फ अच्छे कनेक्शंस वाले लोगों के पास ही ये इन्फो होगी। इचिनोसे ने पूछा कि वो बाहर जाकर इस सब का क्या एक्सप्लेनेशन देगा। हमारा लड़का वही वर्जन ट्राई करेगा कि उसे एक सीक्रेट प्रोफेशन मिला और उसने असासिन को हरा दिया। इससे मीडिया में पक्का हंगामा मच जाएगा। कियोमी को रियलाइज हुआ कि ये डेंजरस हो सकता है और उसकी दोस्त भी मान गई, क्योंकि इससे पूरी दुनिया उलट पुलट हो सकती है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, एलिस से बात करना और उससे मदद मांगना, ताकि वो इस राज को राज ही रखे। फिर भी लड़की की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हो रही थी। वो इस सीक्रेट प्रोफेशन के बारे में सवाल पूछती रही। वो जानना चाहती थी कि